अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये बूट कैंप 2021 की। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, ये बूट कैंप 2021 की क्लास नंबर 18 है और आज की क्लास में हम देखेंगे कि नैपचॉन क्या है, ग्राफ डेटाबेसेस जो कि हमने नॉर्मल लोकल डेटाबेस के ऊपर या लोकली अपने सिस्टम को सर्वर बना के इस्तेमाल की थी, उसको किस तरह हम AWS की सर्विसेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास की स्ट्रेटजी दो स्टेप हैं जो कि हमें यानी परफॉर्म करने कोडिंग के, उसे समझना है। तो सर इनाम आज की क्लास के लीड होंगे और वो हमें कोड को समझाएंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। सर इनाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुझे सुन पा रहे अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हैं? जी सर, अब आपकी आवाज़ परफेक्ट है। सर कैसी तबीयत है आपकी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी आवाज आवाज़ आ अब रही आ है रही है। मेरी आप लोगों को? सॉरी, मैं शायद इंटरनेट की कुछ घर के नेट में भी और जोन में भी कुछ डिफिकल्टी आ रही है। अभी क्लियर है मेरी आवाज? जी सर, अब आपकी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। जज़ाकल्लाह बाकी जज़ाकल्लाह। बाकी दूसरे लोग भी फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरी साइड से भी इंटरनेट वीक हो सकता है। तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं किसकी आवाज़ आप लोग को आ रही है। सर आवाज ठीक आ रही है सर। ओके, बेस्ट हो गया। अच्छा, तो हमारे पास एक हमारी मैन रेपो है जो कि 2020 की रेपो है। उस रेपो से हम ये कोड उठा रहे हैं। तो रेपो का मैंने डेटा जो है पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आके गेट रिमोट माइनस वी, ये आपकी मैन रेपो है जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस रेपो में आप जाएंगे। वैसे तो आपको पूरी क्लोन कर लेनी है। क्लोन करने के बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 45 जिसके अंदर नैपचॉन को बताया जा रहा है, ये रेपो अपने पास आप डाउनलोड कर लेंगे। इसमें दो स्टेप हैं और इसके एक एक स्टेप को हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो ये डेटा मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉपी भी करके जो हमारी मैन रेपो है जहाँ पे हमें सारा डेटा रखना है वहाँ पे रख चुका हूँ। यहाँ से हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन कर लेते हैं। जी सर इनाम, ये आप समझाएंगे क्या चीज़ें? मैं आपको कंट्रोल भी दे देता हूँ। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आप म्यूट हुए हैं। मैं पहले डायलॉग बॉक्स को मिनिमाइज कर दूँ। अनम्यूट कर लिएगा सर आप। जी सर। जी सर, तो ये स्टेप 01 है हमारा, 001। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, बेटा आप लोग जो है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी डेटाबेस एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास एक आपकी एप्लीकेशन है और दूसरी चीज जो है वो डेटाबेस सर्वर या डेटाबेस सर्वर्स का क्लस्टर है। तो नेपच्यून जो है वो खुद एक क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट में जो है वो डेटाबेस सर्वर क्रिएट होता है। तो इसका मतलब मुझे नेपच्यून के ऊपर काम करना है तो मुझे जो है बेसिकली एक डेटाबेस सर्वर भी चाहिए, ये क्लस्टर पूरा चाहिए,
और इसके साथ साथ मुझे एक ऐसी ऐप चाहिए जो कि जो है उस सर्वर डेटाबेस से कम्युनिकेट करके मुझे जो है बेसिकली सारा डेटा मतलब मैं टेस्ट कर सकूं और अपना सारा काम कर सकूं। तो इसका मतलब अब आपके पास दो अप्रोचेज हैं कि आप जो है चाहें तो बेसिकली आप दो अलग सीडीके के स्टैक्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक में डेटाबेस सर्वर का स्टैक हो पूरा, जो इंडिपेंडेंटली जो है वो मैनेज हो रहा हो और मैं उसको इंडिपेंडेंटली क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकूं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं उस बेसिकली उस एक कंप्लीट स्टैक बनाऊं जिसके अंदर जो है मेरी डेटाबेस सर्वर क्लस्टर, मेरी ऐप और सारी चीजें सिंगल जो है वो उसमें आए और एक साथ क्रिएट हो और एक साथ डिस्ट्रॉय कर जाए। तो ये चीज जो है ना, दैट इज मैटर ऑफ परसेप्शन और डोमेन टू डोमेन वेरी करती है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। यहाँ पर हमने दो टेक्ना बेसिकली सीडीके के स्टैक बनाए हैं, अगर आप गौर करें तो एक में हमने जो है वो नेपच्यून का स्टैक बनाया है जिसके अंदर हम नेपच्यून का क्लस्टर और उसका डेटाबेस सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो स्टैक के अंदर सबसे पहले एक वीपीसी क्रिएट किया गया। वीपीसी स्टैंड्स फॉर, कौन बताएगा? virtual private computer. वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वेरी गुड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि आप एक पब्लिक क्लाउड के अंदर रहते हुए वर्चुअली प्राइवेट हो सकते हैं। यानी मैं अपने क्लाउड के छोटा सा पूरे पब्लिक क्लाउड जो कि पूरा इंटरनेट पूरा ग्लोबल विलेज जो है वो उसके अंदर एक छोटे से पार्ट को मैं की लॉक बना दूं, जिसके पास वो की होगी सिर्फ वो उस मेरे प्राइवेट क्लाउड के अंदर आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आ सकता। तो वीपीसी अब्स्ट्रैक्ट में देखें तो हमारा एक पब्लिक इंटरनेट पे रहते हुए एक छोटा सा वर्चुअली प्राइवेट क्लाउड है जो उसका मेंबर होते हुए जो है हर बंदा लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, या तो जो उसके मेंबर कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कर सकते हैं, या मैं जो है बेसिकली पोर्ट के ऊपर कुछ एक्सेस रूल्स डिफाइन करूंगा जिनके मुताबिक जो है बेसिकली लोग जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा वीपीसी क्रिएट किया। देन सबनेट कॉन्फ़िगरेशन, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से कितने जो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं और थोड़ी बहुत नेटवर्किंग का आइडिया है उन्हें। सबनेटिंग अगर आपको याद हो तो आप एक सिंगल आईपी लेकर उसके पीछे जो है आप एक अपने सब नेटवर्क्स बना सकते हैं, जो कि जो है डिपेंडिंग कि आपने जो मेन आईपी ली है वो किस नेचर की ली है। पहले क्लासेस होती थी, यहाँ जो है बेसिकली सीआईडीआर जो है आपने डिफाइन किया। सीआईडीआर का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन, क्या था आगे, आर से क्या था, राउटिंग। तो ये क्लासलेस, पहले क्लास ए बी सी होती थी आपके पास जिसके अंदर आपकी जो है वो आईपी की रेंजेस डिफाइन होती थी कि 110 से इस रेंज में तो वो क्लास ए में आएगी, 172 से फला रेंज में तो वो क्लास बी में जाएगी, क्लास सी 192 वाले सारे क्लास सी में आ रहे होते थे। लेकिन अब जो है वो क्लास बेसिकली, और उसकी वजह से क्या होता था कि आपके जो दुनिया में हर चीज जो है वो बेसिकली आपको पता है कि आईपी वो एक एड्रेस है जो इंटरनेट के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर, सॉरी इंटरनेट नहीं कहना चाहिए, किसी भी नेटवर्क के ऊपर किसी नेटवर्क डिवाइस को आइडेंटिफाई करवाती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कंप्यूटर, क्योंकि आजकल तो एक रेफ्रिजरेटर भी जो है वो बेसिकली अब इंटरनेट के ऊपर और एक आईपी रखता है। आपका माइक्रोवेव ओवन भी जो है वो स्मार्ट हो गया है, वो भी एक कैमरा, आईपी कैमरा आपने बहुत नाम सुना होगा, उसकी अपनी एक आईपी होती है। तो कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो अपने एड्रेस, यानी जैसे मेरे घर का एड्रेस है और मेरी डाक, मेरे पोस्टल मेल्स जो है वो मेरे घर के एड्रेस के ऊपर जो है जरिए जो है वो डिलीवर होती हैं, वैसे ही आईपी वो एड्रेस है जिसके मुताबिक ट्रैफिक जो है वो किसी भी डिवाइस के ऊपर जो नेटवर्क पे कनेक्टेड हो उस तक डिलीवर होता है। तो सीआईडीआर जो है बेसिकली ये बताता है कि मेरे पास जो है जो अब सब नेटवर्क में आ गए, यानी ये जो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मैंने बनाया है, इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के मेंबर कितनी नोड्स हो सकती हैं। अगर नो जो है ना 24 देखें तो इसका मतलब ये होता है कि सीआईडीआर मास्क के अंदर मैंने जो नंबर बताया इतनी 32 बिट आई थिंक जो है ना आपका जो है वो आईपी एड्रेस का मास्क होता है। तो इसके अंदर जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ये फर्स्ट हायर बिट्स होती हैं जो कि जो है बेसिकली मास्क हो जाती हैं कि ये मेरा होस्ट एड्रेस है। अब इसके पीछे सब नेटवर्क बनाऊंगा तो अब जितनी नंबर ऑफ बिट्स बची होती हैं उतनी नंबर ऑफ नोड्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ उस सब नेटवर्क के अंदर।
तो 32 में से अगर 24 माइनस करें तो हमारे पास 8 बिट्स रह जाते हैं, जो 256 आई थिंक जो है वो 2⁸8 को जो है वो डिफाइन करते हैं कि हम इतनी नंबर ऑफ नोड्स बना सकते हैं। और याद रखिएगा किसी भी सब नेटवर्क में या नेटवर्क में जो 004 और 255 जो दो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं। तो प्रैक्टिकली जो है 254 नोड्स जो है वो आप क्रिएट कर पा रहे हो। देन हम आगे बढ़े तो जो है बेसिकली अगली इंस्ट्रक्शंस में कंट्रोल मेरे पास है। नहीं सर कासिम ये स्क्रॉल नहीं, हाँ हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप है। AWS के क्लाउड के अंदर जो है बेसिकली वर्चुअल VPC को या किसी भी डिवाइस को बेसिकली सिक्योर करने के लिए या उसके नेटवर्क रूल्स डिफाइन करने के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप बना देते हैं। और बेसिकली क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप, आप ये समझें कि एक ग्रुप पॉलिसी है। आप इस ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो है वो जो भी सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन करते हैं, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप आप मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के ऊपर भी, नेट गेटवेज हैं आपके उनके ऊपर भी, आपके EC2 इंस्टेंसेस जो वर्चुअल मशीन्स हैं आप उनके ऊपर भी, इवन लोड बैलेंसर्स, जितनी डिवाइसेस हैं जितनी मैंने देखी हैं उन सब में मैंने सिक्योरिटी ग्रुप की सेटिंग तो देखी है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर बना देंगे आप जिस डिवाइस को भी, उसके ऊपर ये सारे सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें आप ये बताया कि सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई हो जाए इस VPC के ऊपर, यानी VPC इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ क्रिएट होगा। आउटबाउंड ट्रैफिक इसमें आपने कहा, यानी इससे जो है बेसिकली बाहर जो है ट्रैफिक, ये बाहर VPC से बाहर इस यानी मैं आसान लफ्जों में कहूँ इस VPC से बाहर की दुनिया की जो नोड्स हैं उनसे इस VPC के अंदर की नोड कम्युनिकेट कर सकती है या नहीं। तो आपने कहा कि ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउड है। इसका नाम आपने जो है माई सिक्योरिटी ग्रुप रख दिया और इसकी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको कभी पहचान सकें। कोई डिस्क्रिप्शन जाहिर सी बात है थोड़ी बड़ी हो सकती है, नेम थोड़ा छोटा ही होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने रख दिया कि सिक्योरिटी ग्रुप 1 इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन है। देन जो है AWS के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उनकी जो है AWS रिकमेंड करता है कि आप उनके साथ टैग्स क्रिएट करें, उनके साथ टैग्स असाइन करने हैं। टैग्स जो है ये समझें की वैल्यू पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में जो है 5 डिपार्टमेंट है, सबके जो है बेसिकली अपने अपने जो है एक बड़ा अकाउंट बनाया हमने। और AWS में एक ऑप्शन होता है जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशंस, एक अकाउंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फायदा क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस की बिलिंग को मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट कितनी वो कर रहा है। मैं इस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा, मैंने कहा यार ये एक ही अकाउंट है इसमें सब काम कर लो। अब मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सी नेटवर्क रिसोर्स, सॉरी कौन सी AWS रिसोर्स जो है किस डिपार्टमेंट की है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कौन सी रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं या यूज कर रहे हैं, QA डिपार्टमेंट कौन सी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टेजिंग में कौन सी रिसोर्सेज हैं और प्रोडक्शन में कौन सी रिसोर्सेज है। तो उनको जो है इन चीजों को मैं टैग्स की मदद से डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टैग में मैंने यहाँ पे ऐड में जो है पहला जो होता है वो की होती है, दूसरी वैल्यू होती है। तो मैंने एक टैग क्रिएट किया डिपार्टमेंट, उसमें मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लिए मैं रिसोर्स बना रहा हूँ फाइनेंस। दूसरी कोई रिसोर्स बनाई उसमें मैंने डिपार्टमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर दिया। सेम के अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि क्रिएशन डेट, वैसे तो AWS जो है ना आपको डैशबोर्ड पे दिखा रहा होता है कौन सी रिसोर्स किस डेट को क्रिएट हुई है। तो लेकिन आप इस तरह के मजीद जो है की वैल्यू पेयर्स अपनी आसानी के लिए, फॉर एग्जांपल कौन बंदा क्रिएट कर रहा है, मैं एक ही अकाउंट, वैसे जो है आप IAM रोल्स की मदद से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके प्रिविलेजेस सेट कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं बहुत लेजी हूँ, मैं नहीं क्रिएट करना चाह रहा मल्टीपल IAM रोल्स या IAM यूजर्स, एक्चुअली IAM यूजर्स जो है मल्टीपल क्रिएट नहीं करना चाह रहा, तो मैं ये कह दूं कि भाई ऐड क्रिएटेड बाय की एक जो है ना टैग बनाओ और उसमें अपना नाम डाल दो। तो इस तरह से मैं डिफरेंट जो है वो टैग्स क्रिएट कर सकता हूँ। पर्पस क्या था इस नोड को क्रिएट करने का, तो पर्पस जो है वो एक टैग बना के की बना के उसकी वैल्यू जो है मैं इस तरह से यहाँ पर डाल सकता हूँ। स्क्रॉल मुश्किल से हो रहा है। अच्छा देन आपके पास जो है ना दो किस्म के रूल्स होते हैं, इनग्रेस और ईग्रेस। ईग्रेस जहां तक मुझे याद है काफी अरसे पहले मैंने देखा था, उसमें ये होता है कि आप जो है किसी डिवाइस के ऊपर बेसिकली राउट बेस्ड या पाथ बेस्ड जो है वो बेसिकली अगर आप प्रॉक्सी के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक API है जिसमें /user से आए तो एक मखसूस इंस्टेंस के ऊपर जो है वो जाना चाहिए।
स्लैश जो है यूजर मैनेजमेंट से आए तो एक दूसरे इंस्टेंस पर जाना चाहिए। मैं इस तरह की जो है वो रीराउटिंग अगर किसी नोड पे करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए इग्रेस रूल डिफाइन करते हैं। इनग्रेस एग्जैक्टली इस वक्त मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है कि इनग्रेस आई थिंक के जो है नेटवर्क ट्रैफिक के लिए रूल था। जैसे इसमें ये बताया है कि जो है इनबाउंड ट्रैफिक जैसे जो है बेसिकली शायद रूल था। सरकासिम आपके पास इस वक्त डैशबोर्ड पे कोई वो क्रिएटेड है इंस्टेंस? दो किस्म के रूल होते हैं सिक्योरिटी गेटवे में, सॉरी सिक्योरिटी ग्रुप में, इनबाउंड रूल्स और जो है आउटबाउंड रूल्स। इनग्रेस आई थिंक जो है वो बेसिकली इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स को डिफाइन कर रहा है। लेकिन देख लेते हैं हम यहाँ पर आकर। कोई रिसोर्स क्रिएटेड है सर इस वक्त? नहीं सर, मैंने ओके, एक सारी काम करते हैं, EC2 में वो नेटवर्क में होता है वैसे ही, हम EC2 से जा सकते हैं। हम एक नोड स्पिन अप करने के लिए जो है वो फॉलो करते हैं और हम वहां से बाहर आ जाएंगे क्रिएट करने से पहले। तो EC2 के डैशबोर्ड पे चलते हैं, कंप्यूटर में EC2 पे। थैंक यू आतिफ, इसको देख लेते हैं हम। सर कासिम, कमेंट में जो आतिफ ने जो AWS डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भेजा है, इसको देख लेते हैं। जी सर, मैं इसको ओपन ओपन कीजिएगा जरा कमेंट में से कॉपी करके। कि ये इनबाउंड, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई सिर्फ परसेप्शन के ऊपर एक गलत बात कोट कर दूं। मेरा ख्याल ये है कि ये इनबाउंड ट्रैफिक के लिए रूल डिफाइन कर रहा है ये स्टेटमेंट। हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो था वो इनग्रेस रूल था। सर। ये यहाँ पे लिंक मैंने सर्च का ऑप्शन होगा। जी सर, सॉरी कुछ कह रहे हैं आप? लिंक ओपन कर दिया ये। सर आपकी आवाज बहुत मध्यम है। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने लिंक ओपन कर दिया है टैब पे। ठीक है, ये तो ये बता रहा है कि आपने बनाना है तो आप ऐसे बनाएंगे। क्या नहीं खुला? जी बिल्कुल, इनबाउंड ट्रैफिक को रूल अप्लाइज ईदर टू इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक। इनबाउंड के लिए इनग्रेस है और आउटबाउंड के लिए इग्रेस है। ठीक है, यानी मैं बेसिकली ट्रैफिक, आए हुए ट्रैफिक को जो है वो किसी और जगह डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था इग्रेस है।
और इनबाउंड ट्रैफिक के लिए इनग्रेस है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर कहाँ गया VS कोड, ये रहा। ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि इस VPC में जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो इस पोर्ट के ऊपर आएगा और उसके ऊपर रूल कौन सा अप्लाई होगा, सॉरी इस रूल का नाम माई रूल कर दो। मैंने एक इनग्रेस रूल डिफाइन किया और उसका नाम माई रूल कर दिया, और उसको सिक्योरिटी ग्रुप, जो मेरा इंस्टेंशिएट किया था मैंने सिक्योरिटी ग्रुप, उसका पार्ट बना दिया। यानी अब जो भी मेंबर, जो भी सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट बनेगा AWS का रिसोर्स, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा कि पोर्ट 81 82 के ऊपर वो इनबाउंड ट्रैफिक को लिसन कर सकता है। ठीक है, ये हमें शायद AWS की डॉक्यूमेंटेशन ने बताया होगा कि नेपचून जो है वो बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट पे लिसन करता है, तो इसलिए हमने ये पोर्ट जो है VPC के अंदर बेसिकली इनबाउंड ट्रैफिक के लिए अलाउ करवाई है। देन फिर हमने नेपचून का सबनेट ग्रुप बनाया, नेपचून का सबनेट बनाया, सब नेटवर्क बनाया। VPC तो क्रिएट कर लिया था, VPC के अंदर रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए हमें एक सब नेटवर्क बनाना होगा। तो हमने उस सब नेटवर्क को जो है वो बेसिकली क्रिएट किया, यहाँ पर उसका नाम हमने माई सबनेट दे दिया। फिर हम जो है बेसिकली अब एक क्लस्टर बनाना जा रहे हैं। क्लस्टर जो है वो बेसिकली आपको पता ही है कि एक जो है वो ग्रुप ऑफ नोड्स होता है। वो डेटाबेस क्लस्टर भी हो सकता है, एप्लीकेशन क्लस्टर्स भी हो सकता है, तो जिसमें मल्टीपल नोड्स जो है वो कोहेरेंटली काम कर रही हो, उसको हम क्लस्टर कह रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लस्टर क्रिएट किया, उस इंस्टेंशिएट किया, उस क्लस्टर को एक हमने नाम दे दिया और उसके पैरामीटर सेट कर दिए कि सबनेट ग्रुप जो है वो माई सबनेट, हम जो हमने इंस्टेंशिएट किया था उसका ग्रुप नेम हमने यहाँ साइन कर दिया, क्लस्टर का नाम दे दिया, और सिक्योरिटी ग्रुप आईडी जो है SG1 जो हमने इंस्टेंशिएट किया था सिक्योरिटी ग्रुप 1, उसकी जो सिक्योरिटी आईडी थी वो हमने इसमें सिक्योरिटी आईडी दे दी, यानी कि सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये सेम सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। देन हमने ये बताया कि नेपचून का जो क्लस्टर है इसको क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि पहले सब नेटवर्क, जाहिर सी बात है एक नोड है जो एक सब नेटवर्क के ऊपर, एक क्लस्टर है जो बेसिकली एक सब नेटवर्क पे कनेक्ट होगा, तो जरूरी है कि वो सब नेटवर्क पहले क्रिएट हो जाए। तो हम डिपेंडेंसी लिस्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं CDK के अंदर कि पहले कौन सी रिसोर्स क्रिएट हो, क्योंकि दूसरी जो रिसोर्स है वो पहली रिसोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले जो है बेसिकली जो है इससे पहले क्लस्टर से पहले सब नेटवर्क क्रिएट होगा, देन वो सब नेटवर्क और सिक्योरिटी ग्रुप भी एक्चुअली डिपेंडेंट्स की लिस्ट में होना चाहिए था। तो सिक्योरिटी ग्रुप और सब नेटवर्क पहले क्रिएट होंगे, देन क्लस्टर को क्रिएट होना है। फिर हमने एक जो है क्लस्टर जो बनाया था उसके अंदर ऑब्वियसली एक डेटाबेस सर्वर, एक या एक से ज्यादा डेटाबेस सर्वर्स चलने की जरूरत है, तो हमने जो है अब EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करने आए। स्क्रॉलर कहाँ गया? हमने कहा कि जो T3.medium साइज का db.t3.medium साइज का ये एक जो है फैमिली ऑफ इंस्टेंसेस है। T3 जो है ये जनरल पर्पस मशीन्स होती हैं, और db.t3.medium इसका मतलब ये डेटाबेस सर्वर्स के लिए जो है बेसिकली क्राफ्टेड जो है एक वर्चुअल मशीन का जो है वो इमेज है। आपको ये पता होगा कि बेसिकली जब हम मशीन स्पिन अप करते हैं तो वो डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ क्रिएट होती हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो डिफरेंट मशीनों के जो है वो टेम्पलेट्स क्रिएट करके रखे हुए AWS ने। जैसे फॉर एग्जांपल AI कंप्यूटर या मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग के लिए उन्होंने एक डिफरेंट क्लास और कैटेगरी रखी हुई है। आप चाहें तो जनरल पर्पस भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड होता है कि आप वो मशीनें यूज करें जो उन्होंने बेसिकली उन कैटेगरीज की डिफाइन की हैं, क्योंकि वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड हैं अपने डेडिकेटेड टास्क के लिए। तो इसी तरह से T3.medium जो है ये एक जनरल पर्पस मशीन है जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट एप्लीकेशन सर्वर्स या दूसरे काम कर सकते हैं। आप चाहें तो MySQL के इंस्टेंसेस रन कर सकते हैं, लेकिन नेपचून की फैमिली के लिए जो उन्होंने फैमिली कैटेगरी डिफाइन की है उसमें DB डॉट का एलियास मौजूद है। ठीक है, देन आपने ये बताया कि ये जो इंस्टेंस क्रिएट होगा ये नेपचून क्लस्टर के जो है बेसिकली पार्ट बन जाए। देन अवेलेबिलिटी जोन, अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्हें जो है रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स का आइडिया है क्लाउड वेंडर्स के जो है ना टर्म में? रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? आतिफ, ताहिर, तैयब, एनीवन?
नो आइडिया सर। ओके, आई थिंक हमने एज कंप्यूटिंग की जब हम बात कर रहे थे, सीडीएन्स की बात कर रहे थे, तो हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी। बिल्कुल इनिशियल अर्ली हमने लेक्चर्स में, आई थिंक पहला दूसरा या तीसरा था। खैर, रीजन जो है ना, जैसे ऐसे समझें कि जो है बेसिकली एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो यहाँ पर जो है बेसिकली जो है AWS ने अपने ऑफिसेज या अपने डेटा सेंटर्स जो है वो क्रिएट किए हुए, और एक रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर्स हो सकते हैं। तो रीजन जो है वो एक बड़ा यूनिट है, उसके अंदर जो है अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरलैंड का एक रीजन है, उसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन है। सिर्फ आयरलैंड में 3 डेटा सेंटर्स डिफरेंट लोकेशनों पर मौजूद है। तो आयरलैंड में अगर खुदा ना खास्ता कोई कैटास्ट्रॉफी आ जाती है, अल्लाह ना करे कहीं भी आए, आयरलैंड का नाम नहीं लेता हूँ मैं ए कह देता हूँ। फॉर एग्जांपल रीजन ए है, रीजन ए में जो है आयरलैंड में, इसलिए कह रहा था कि बेसिकली हम ज्यादातर हमारी प्रायोरिटी होती थी, अभी कुछ अरसे पहले हम जो है एशिया पैसिफिक पे जो है साउथ एशिया पे मूव हो गए, अदरवाइज हम ज्यादातर जो है वो आयरलैंड ही में अपने सर्वर्स स्पिन अप कर रहे होते थे। तो वो बेसिकली वो जबान पे बहुत चढ़ा रहता है। तो रीजन ए में जो है फॉर एग्जांपल जो है कोई कैटास्ट्रॉफी आ जाती है, तो रीजन ए में उन्होंने 3 अवेलेबिलिटी जोन बनाए हुए हैं। तो ज्यादा चांस, अगर आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको स्कैटर रखा हुआ है तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स में, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अवेलेबल होगा, क्योंकि इट इज वेरी रेयर कि जो है वो पूरा रीजन जो है वो आउट हो जाए। तो अगर बहुत हायर अवेलेबिलिटी, ये बेसिकली कहलाती है HA या हाई अवेलेबिलिटी। बिल्कुल सही कहा सैयद मोहम्मद अली आपने, रीजन में अवेलेबिलिटी जोन आता है। सॉरी मैंने कमेंट देखा नहीं था उस वक्त। तो बेसिकली और हाँ सॉरी, हाँ मैं ये बता रहा था कि HA या हाई अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसके अंदर आप रिडंडेंसीज को सोच रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर किसी कैटास्ट्रॉफी से कोई फाइबर ऑप्टिक, सपोज कर लेते हैं कैटास्ट्रॉफी नहीं आई, अल्लाह ना बिल्कुल अल्लाह बचाए हर पेंडेमिक या हर जो है वो आफात से, सपोज कर लें शार्क ने जो है वो किसी रीजन की, सॉरी किसी अवेलेबिलिटी जोन की फाइबर ऑप्टिक काट दी, लेकिन दूसरे अवेलेबिलिटी जोन्स उसी रीजन के आपके जो है वो रीच में थे किसी दूसरे पाथ से या राउट से। तो बेसिकली अगर आपकी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मैं एक ही एप्लीकेशन डिलीवर कर रहा हूँ 2 सर्वर से, दोनों है रीजन ए में, लेकिन एक अवेलेबिलिटी जोन 0 में है, एक अवेलेबिलिटी जोन 1 में है। तो अगर अवेलेबिलिटी जोन 0 डाउन भी हो गया मेरा फाइबर ऑप्टिक्स कट होने की वजह से, जो बेसिकली मरीन फाइबर ऑप्टिक कट हो गई, तो अवेलेबिलिटी जोन परहैप्स जो है वो मेरा 1 जो है वो हो सकता है रीच में हो किसी दूसरे राउट से, तो मेरे स्टिल जो है वो ट्रैफिक डिलीवर कर रहा हूँ अपने कंज्यूमर्स को। ये फायदा होता है बेसिकली हायर अवेलेबल आर्किटेक्चर क्रिएट करने का। तो अगर बहुत ही हायर लेवल पर मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, या ये हो सकता है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज को ट्रैफिक जो है वो देना चाह रहा हूँ और ऑप्टिमाइज्ड वे में देना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं डिफरेंट रीजन्स में अपने सर्वर स्पिन अप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका वालों को यूएस जो है, और इवन अमेरिका में जो है ना, मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है 5 या 6 कितने रीजन्स मौजूद हैं। तो यूएस वेस्ट है, यूएस ईस्ट है, यूएस सेंट्रल है, और पता नहीं इस तरह से मजीद 2 या 3 रीजन्स यूएस के अपने अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ यूएस का एक रीजन जो है जो बेसिकली उस स्टेट के, उस रीजन से करीब जो स्टेट्स हैं उनको हायर, बेसिकली हर स्टेट को फास्टेस्ट ट्रैफिक लोएस्ट लेटेंसी पे ट्रैफिक डिलीवर हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूएस के ही मल्टीपल रीजन्स में अपने सर्वर्स स्पिन अप कर दूं, और मैं जो राउटिंग है वो जो है उसको लोकेशन बेस्ड कर दूं। बेसिकली आपको अगर पता हो तो आप आईपी की बेस पर जो है ये चेक कर सकते हैं। ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं जो फ्री भी हैं और जो हाई प्रिसिशन है वो पेड है, कि आप आईपी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। तो आप उसकी बेस पर जो है सर्वर डिसाइड कर सकते हैं कि किस सर्वर से ट्रैफिक जो है ये जो है डिलीवर होना चाहिए। खैर हम कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुंच गए, अवेलेबिलिटी जोन को हम डिफाइन कर रहे थे। तो जो वीपीसी है, अब ये डिपेंड करता है मैं किस रीजन के अंदर। हाँ ये याद रखिएगा कि मैंने एग्जांपल के लिए जो है अवेलेबिलिटी जोन जो है रीजन ए में बताए थे कि 3 है, क्योंकि मिनिमम 3 अवेलेबिलिटी जोन किसी भी रीजन में होने जरूरी है, जहां तक मुझे याद है 3 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यूएस के कई रीजन ऐसे हैं जिनमें जो है 3 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन मौजूद है।
तो हमने कहा कि जो भी रीजन में ये स्पिन अप हो रहा है उस रीजन में अवेलेबिलिटी जोन 0 पे जो लिस्ट में जो आ रहा है वो अवेलेबिलिटी जोन जो है वो इस इंस्टेंस को जो है असाइन कर दो। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद मैंने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी कि नेपच्यून क्लस्टर क्रिएट होने के बाद नेपच्यून इंस्टेंस को इंस्टेंशिएट करना। क्यों? क्योंकि इस इंस्टेंस ने उस क्लस्टर का पार्ट बनना है। तो अब डिपेंडेंसी क्रिएट करने की वजह से क्या होगा कि सीडीके स्टैक को पता है कि जो है पहले मुझे क्लस्टर क्रिएट करना है, क्लस्टर रेडी हो जाए तो फिर उस क्लस्टर के अंदर मुझे जो है बेसिकली फिर ये इंस्टेंस EC2 का मुझे क्रिएट करना है। इस EC2 इंस्टेंस को फिर इस क्लस्टर का पार्ट बनाना है मुझे। अच्छा, लैम्डा हमने इसी में डाला हुआ है। आई थॉट मैंने जो है ना उस फोल्डर को देख के ये अज्यूम किया था कि बेसिकली सर ने जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स बनाए इसी सीडीके स्टैक के। ओके, देन जो है हमने जब नेपच्यून इंस्टेंस जो है बेसिकली क्रिएट हो गया तो हमने बेसिकली एक लैम्डा क्रिएट किया। इससे आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, तकरीबन हर क्लास में ही हमने इन लैम्डा को डिस्कस किया है कि लैम्डा का कोड जो है वो लैम्डास के फोल्डर में लैम्डा 1 में मिलेगा। देन इंडेक्स की फाइल होगी, वहां पर उसमें हैंडलर के नाम का फंक्शन होगा। ये लैम्डा जो है VPC जो है उसके अंदर इस VPC का पार्ट बनेगा। इसका सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो SG1 होगा। इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो बेसिकली जो नेपच्यून क्लस्टर है उसका एंड पॉइंट जो है वो इसके अंदर इस इन्वायरमेंट वेरिएबल की में आ जाएगा। यानी जो भी एंड पॉइंट है उसका नेपच्यून क्लस्टर का जिसके ऊपर वो कम्युनिकेट कर रहा होगा आउटवर्ड ट्रैफिक से, आउटसाइड वर्ल्ड से, वो बेसिकली नेपच्यून एंड पॉइंट के एनवायरनमेंट वेरिएबल में बेसिकली असाइन हो जाएगा। देन हमने जो है नेपच्यून एंड पॉइंट जो है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी कर दिया है। फिर हमने लैम्डा का रेस्ट एपीआई जो है एपीआई गेटवे जो है क्रिएट किया है और रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट किया है एपीआई गेटवे के साथ। और उसको कहा है कि ये जब एपीआई गेटवे के पास ट्रैफिक आएगा HTTP का तो उसने जो है बेसिकली इस लैम्डा फंक्शन को इन्वोक कर देना है। तो अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया है कि हमने एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट किया। रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट लैम्डा को हिट करेगा और लैम्डा में जो है बेसिकली हमने बेसिकली नेपच्यून के साथ जो है हमने उसका एंड पॉइंट नेपच्यून का उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल से पास कर दिया। तो अब अगर मैं लैम्डा का कोड देखूं तो लैम्डा कैपेबल है कि वो नेपच्यून के सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज करके और वहां से जो है बेसिकली वो उससे जो है डेटा पुट और जो है वो पोस्ट और डिलीट और रिट्रीव कर सकता है। देन लैम्डा का कोड देख लेते हैं। लैम्डास में लैम्डा में ठीक है, लैम्डास के फोल्डर में लैम्डा 1 का फोल्डर है, उसके अंदर इंडेक्स की फाइल है। इंडेक्स की फाइल में हैंडलर नाम का फंक्शन है। यहाँ पर हमने जो है बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देन हमने जो है नेपच्यून की जो बेसिकली हमारी जो वो है ग्रैमलिन जो है वो प्रोग्राम लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम जो है जैसे हम Neo4j के लिए साइफर पे काम कर रहे थे वैसे नेपच्यून के लिए ग्रेमलिन पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने जो है ड्राइवर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड देन जो है हमने जी प्रोसेस ग्राफ ट्रेवर्सल सोर्स का कोई जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसकी टाइप जो है वो ग्राफ ट्रेवर्सल सोर्स है। कोई आइट्रेटर है जिसकी मदद से हम जो है वो नोड्स को ग्राफ की ट्रेवर्स कर सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं हैंडलर। हैंडलर हमारा एंट्री पॉइंट क्या है लैम्डा का जो हमने लैम्डा में कॉन्फ़िगर किया वो फंक्शन जिसका नाम हैंडलर हो। ठीक है, डेटाबेस यूआरएल हमने क्रिएट की। डेटाबेस यूआरएल में हमने WSS
जो है बेसिकली यहाँ पे प्रोटोकॉल का नाम आता है मोहन। जैसे अगर आप जो है MySQL के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो MySQL कॉलन डबल स्लैशेस आता है, MongoDB के साथ करना चाह रहे हैं तो MongoDB कॉलन डबल स्लैशेस आता है। WSS मुझे देखना होगा। यूजुअली हम जब वेब सॉकेट्स, सिक्योर वेब सॉकेट्स क्रिएट करते हैं तो WSS दे रहे होते हैं। मैंने जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग नेपचून का देखा नहीं था इससे पहले अभी तक, तो ये जो है ना याद रखिएगा कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि WSS का मतलब यहाँ पर क्या है। ये सिक्योर वेब सॉकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या जो है ये बेसिकली प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन हमने जो है नेपचून के एंड पॉइंट का एड्रेस दिया यहाँ पर, और जो पोर्ट हमने जो है बेसिकली व्हाइट लिस्ट की थी इनवर्ड ट्रैफिक के लिए इनग्रेस रूल में, वो हमने जो है यहाँ पर डिफाइन की कि इस सर्वर के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर, और यूजुअली कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर / के बाद जो आता है वो डेटाबेस का नाम आता है। तो यहाँ पर आपने / के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है डेटाबेस का नाम है जो आपके क्लस्टर के अंदर क्रिएट होगा, तो ग्रेमलिन के नाम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये एक जो है नेस्टेड फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर मैंने एक इनर फंक्शन बना लिया है, जो जब मुझे प्राइवेट रखना होता है, कि मैं रीयूजेबल नहीं करना चाह रहा, सिर्फ मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ और रीयूजेबल बनाना चाह रहा हूँ, तो यूजुअली हम जो है वो इनर फंक्शंस क्रिएट करते हैं या नेस्टेड फंक्शंस जिन्हों कह लें। तो बेसिकली मैं अपने हैंडलर फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें URL होगा और हेडर्स का एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। देन जब मुझे जो है मेरी डेटाबेस URL मिल गई, तो मैंने जो है रिमोट कनेक्शन क्रिएट करना है, ये भी एक फंक्शन है जो जब कॉल होगा तो मुझे जो है बेसिकली ड्राइवर का इंस्टेंस, या जो है आप ये कह लें कि एक कनेक्शन रिटर्न कर देगा जो मेरे नेपचून सर्वर से जो है वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, फिर हमने जो है एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि एक्चुअली एक फंक्शन हमने क्रिएट करके फंक्शन को असाइन कर दिया है हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये फंक्शन जो है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ले रहा है, और हमें जो है विद रिमोट ट्रेवर्सल जो है वो ट्री यानी एक आइट्रेटर रिटर्न कर रहा है, जो कि जो है इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स के साथ बाइंड हो। तो ये जो ट्रेवर्सल है ये आपको एक आइट्रेटर रिटर्न कर देगा जिसकी मदद से आप उस ग्राफ डेटाबेस के ऊपर या उस डेटाबेस पे क्वेरी कर सकते हैं जिसको जो है ये बेसिकली कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने ये कहा कि अगर लैम्डा पहली दफा स्पिन अप हुआ है तो ऑब्वियसली कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स नल होंगे, क्योंकि अभी फंक्शंस जो है ये फंक्शंस डिफाइन हुए, कॉल नहीं हुए थे। ठीक है, तो कनेक्शन जो है मेरा ये हैंडलर लेवल का जो है वो, एक्चुअली हैंडलर नहीं, मेरी क्लास लेवल का जो है वो वेरिएबल है। ये देखें यहाँ पर है, तो अगर मेरा जो है लैम्डा एक दफा इंस्टेंशिएट हो गया और पहली दफा इंस्टेंशिएट हो गया जब ये कॉन जो है नल था, तो इसने जो है बेसिकली रिमोट कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया और ट्रेवर्सल जो ट्री है या ट्रेवर्सल आइट्रेटर है वो भी क्रिएट कर लिया, तो अब कॉन की वैल्यू नल नहीं रहेगी। तो इसका मतलब पहली दफा जब ये लैम्डा आइडल स्टेट से जब भी स्पिन अप, जब स्पिन अप होगा तब ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, और फिर अगली सब आइट्रेशन, सब एग्जीक्यूशंस के लिए जब लैम्डा इन मेमोरी मौजूद था, एग्जीक्यूशन में मौजूद था, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस या ट्रेवर्सल ट्रीज जो है वो जो है यूज होते रहेंगे। अच्छा, देन हमने जो है बेसिकली क्या किया है कि यहाँ पर हमने 5 टाइम्स रीट्राई किए हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है तो एसिंक के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एसिंक कॉल होगी कोई, ये दोनों जो है हमारे एसिंक फंक्शन है, लेकिन हमने यहाँ पर अवेट दिया नहीं है। एनीवेज ये सिंटेक्स मैंने भी जो है अभी देखा नहीं था, तो एसिंक डॉट रीट्राई मुझे देखना होगा, लेकिन इससे जो कोड से जो है वो बेसिकली परसेप्शन आ रहा है कि ये जो भी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है ये 5 टाइम्स रीट्राई पे जाएगा, और एवरी ट्राई, 2 ट्राई सब्सिक्वेंट ट्राइज के दरमियान 1 सेकेंड का, 1000 मिली सेकेंड का जो है वो बेसिकली पॉज होगा, क्या आप ये कह लें स्लीप टाइम होगा या वेट टाइम होगा।
देन एरर फिल्टर्स को इन्होंने जो है ट्रैप किया है, और अगर जो है इन्होंने कहा है, हाँ वो WSS वेब सॉकेट ही था, सिक्योर वेब सॉकेट ही था, यहाँ पे वेब सॉकेट इज नॉट ओपन। तो अगर वेब सॉकेट ओपन नहीं हुआ है, कनेक्शन यानी ओपन नहीं हुआ है, तो इन्होंने बेसिकली दोबारा जो है वो ट्राई किया, यानी ये जो बेसिकली एरर फिल्टर है ये 5 दफा ट्राई होगा हमारा ये एसिंक फंक्शन, और इसके अंदर एवरी टाइम जो है रिट्राई में 1 सेकेंड का वेट होगा, और वो दोबारा से कोशिश करेगा कि उसे जो है वो ग्राफ ट्रेवर्सल जो आइट्रेटर है या सोर्स है वो मिल सके। देन जब हम इसके बाद आएंगे तो इन्होंने कहा है कि जो है इसका मतलब है कि जो है यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, तो डू क्वेरी का फंक्शन कॉल कर दो। डू क्वेरी के फंक्शन पे कॉल करते हैं, चलते हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने लैम्डा के अंदर बिल्कुल भी ये चेक नहीं किया है कि किस टाइप की जो है वो आई थी रिक्वेस्ट रेस्ट में या राउट किया था। हमने हर किस्म की रिक्वेस्ट पे जो है बेसिकली यही क्वेरी की हुई है, ठीक है। तो अनकंडीशनली कि कोई भी रेस्ट कॉल आएगी, एपीआई गेट में हैंडलर को इन्वोक करेगा, हैंडलर जो है एवरी टाइम जो है वो क्वेरी को कॉल करेगा। अच्छा, डू क्वेरी ने जो है ना फिर कॉल किया है क्वेरी के फंक्शन को। क्वेरी में हमने कहा है कि जो है वो जो ग्राफ है हमने उसको कहा है कि वी जो है वो फंक्शन कॉल करो। वी आई थिंक वर्टेक्स के लिए है या जो है ना नोड्स के लिए है, ये देखना पड़ेगा। ग्रेमलिन, अच्छा मैं ये सोच रहा था कि हम इसमें साइफर पे काम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल जहन से निकल गया था कि नेपच्यून के लिए हमें ग्रेमलिन पे काम करना होगा। तो वी जो है ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है कि आपने जो है ग्रेमलिन का सिंटैक्स देखना है कि जो ग्राफ सोर्स ट्रैवर्सल सोर्स मिला है आपको, यानी कि जो है एक ग्राफ ट्री मिल गया सपोज कर लेते हैं हम, या इटरेटर मिल गया है, उसके अंदर क्वेरी के क्या क्या सिंटैक्स बेसिकली मौजूद है मेरे पास। यानी मैंने अगर कंडीशनल फिल्टर्स लगाने हैं तो मैं कैसे लगाऊंगा, ऐसी नोट्स दे दो जिनकी सेल्स जो है वो ग्रेटर देन 1000 थी, या ऐसी नोट्स दे दो जिनके फ्रेंड्स में इनामुल हक आ रहा है। तो ये सारी क्वेरीज मैं कैसे लगाऊंगा ग्रामलिन के अंदर। साइफर में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ग्रामलिन आप लोगों का होम असाइनमेंट है कि आप लोगों ने देखना है, ठीक है। मैं और सर कासिम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते रहेंगे। तो हम इसको बहुत 5 से 10 मिनट का छोटा सा सेशन रखेंगे ग्रामलिन के ऊपर। देन जो भी नोट्स आएंगी हमने कहा उनको लिमिट 1 करो, और फिर काउंट करके नेक्स्ट जो है वो आइट्रेटर्स जो है, अगर आई डोंट नो आप लोगों ने आइट्रेटर पैटर्न पढ़ा हो, आइट्रेटर पैटर्न में ये होता है कि नेक्स्ट कॉल जो है बेसिकली आप ये समझें कि आइट्रेटर जब मैं क्रिएट करता हूँ तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड से भी पहले पॉइंट कर रहा होता है। जब मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो जो है अगले रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता है। और याद रखिएगा इसमें आइट्रेटर पैटर्न में 2 फंक्शंस होते हैं, एक नेक्स्ट होता है और एक हैज नेक्स्ट होता है। हैज नेक्स्ट बूलियन रिटर्न करता है, यानी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है और मैंने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया तो मेरे पास एक्सेप्शन आ जाता है कि आइट्रेटर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है आपके कर्सर को आइट्रेटर के अंदर जो है वो अगले रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो बेसिकली स्विच कर देगा या पॉइंट कर देगा। तो मैं जितनी दफा क्वेरी कॉल करूंगा मुझे इसका मतलब है अगला रिकॉर्ड मिलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रैवर्सल ट्री जो सोर्स है, ट्रैवर्सल सोर्स का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है। तो इस तरह से मैं जो है क्वेरी को बार बार कॉल करके नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो बेसिकली रिट्रीव करवा सकता हूँ। और फिर देन जो है हमने रिटर्न कर दिया जो भी रिजल्ट हमें मिला था क्वेरी से, उसके अंदर वैल्यू की में जो है हमें हमारा रिजल्ट रिटर्न हो रहा होगा, हमने जो है उसको जो है बॉडी में रिटर्न करवा दिया। यहाँ तक कोई भी क्लियर जो है चीज जो क्लियर ना हो आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन्स? कोई भी चीज ऐसी जो डिस्कस करनी हो, मुझसे स्किप हुई हो, या जो है सही क्लेरिफाई नहीं हो कर पाया हूं? याद रखिएगा ग्रामलिन आप लोगों का असाइनमेंट है। ओके, एक्सपेक्टिंग के जो है कोई क्वेरी नहीं है अभी किसी की। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सीडीके स्टैक, कि जिसके अंदर जो है बेसिकली हमने एक नेपच्यून का एक सबसे पहले वीपीसी क्रिएट किया है।
VPC के साथ हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था। देन हमने जो है बेसिकली एक क्लस्टर बनाया था नेपच्यून का। देन जो है हमने बेसिकली एक जो है हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था, नेपच्यून क्लस्टर के साथ अटैच किया था। फिर हमने लैम्डा क्रिएट किया था, लैम्डा के साथ एपीआई गेटवे क्रिएट किया था, एपीआई गेटवे के साथ रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट हमने बाइंड किया था। ये था सारा आज का। और फिर हमने जो है बेसिकली हैंडलर फंक्शन को देखा था कि हैंडलर फंक्शन के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे। एक ड्राइवर का था जो कि कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और एक दूसरा ग्राफ ट्रेवर्सल सोर्स था जिसकी मदद से जो है हम क्वेरी इन्वोक कर रहे हैं, या क्वेरी जो है वो हम अपने नेपच्यून सर्वर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर कासिम, ये प्रोजेक्ट जो है इतना ही है, इसमें और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको मजीद डिस्कस करना। जी सर, प्रोजेक्ट नंबर 001 भी इसमें ही है सर। सर आपकी आवाज मुझे बहुत मध्यम आ रही है, आई डोंट नो जी मेरे सर, स्पीकर का मसला है। अब अब सही आ बेहतर रही है है सर। सर? जी ओके, सर अब माइक। बेहतर है। अच्छा, इसी में सर स्टेप 01 भी है। इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या करना चाह रहे हैं। जी सर, ओवर टू यू सर। हाँ जज़ाकल्लाह, सॉरी मैं भूल गया था कि मेरे पास है कंट्रोल, मेरे पास भी है कंट्रोल। ठीक है, उसी तरह से बेसिकली के लेब से हम ये देखते हैं कि स्टैक क्रिएट क्या हो रहा है, और फिर देन इसमें बेसिकली क्या करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इस स्टैक में सबसे पहले हमने S3 का बकेट क्रिएट किया है। इससे आप लोग सारे ही फैमिलियर हैं कि जो है बेसिकली S3 का बकेट हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने हेलो वर्ल्ड में, और उसके बाद 2 या 3 सेशंस हमने इसके ऊपर रखे थे। और आई थिंक स्टैटिक वेबसाइट भी हमने S3 पे होस्ट की थी सर कासिम, ऐसे ही था ना? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। देन हमने एक बकेट की डिप्लॉयमेंट बनाई जिसके अंदर हमने, जिसका नाम हमने डिप्लॉय फाइल्स रखा। अच्छा, वर्जनिंग को हमने यहाँ पर ट्रू कर दिया है बकेट के अंदर। इसका मतलब मैं सेम नाम की फाइलें क्रिएट करता रहूंगा, तो पिछली फाइलें ओवरराइट बेसिकली इस सेंस में नहीं होंगी कि मैं किसी भी पिछले वर्जन को एक्सेस कर सकता हूँ। हमेशा जब मैं रिसोर्स देकर जो है उसका नाम देकर की के अंदर हम बेसिकली उसका नाम दे रहे होते हैं S3 फाइल का कि मुझे ये फाइल रिटर्न कर दो, मुझे लेटेस्ट वर्जन रिटर्न होगा, लेकिन मैं चाहूँ तो पुराने वर्जन में गेट कर सकता हूँ वर्जनिंग ऑन करने की वजह से। देन हमने यहाँ पर जो है बेसिकली ./सैंपल डेटा के अंदर हमारा कुछ जो है फाइल्स हैं जिनको हमने जो है S3 के अंदर डिप्लॉय करवा दिया। डेस्टिनेशन बकेट हमने कहा माई बकेट है। देन हमने एक IAM रोल क्रिएट किया। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि IAM यूजर्स होते हैं, IAM यूजर्स यूजुअली इंसानों के लिए बनाए जाते हैं कि इंसान जो है आपके AWS अकाउंट में जो है वो कुछ एक्टिविटीज रोल प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने AWS के ऊपर अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया हुआ है और डिप्लॉय किया हुआ है, होस्ट किया हुआ है। अब मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे मैंने मिसाल दी थी कि मैंने जो है ना बेसिकली एक IAM यूजर बना दिया जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, एक IAM यूजर बना दिया मैंने जो कि जो है बेसिकली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। वो दोनों अपने अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें मैनेज कर रहे हैं, और उन्हें मैंने सर्टेन प्रिविलेजेस दिए हुए हैं कि वो EC2 स्पिन अप कर सकते हैं, S3 के बकेट्स क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उनके अपने डेजिग्नेटेड S3 के बकेट्स हैं जिनके अंदर वो कोई काम रीड या राइट कर सकते हैं। और इस तरह के डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर AWS के मैंने उन्हें डिफरेंट प्रिविलेजेस दे दिए। AWS में एक और चीज होती है IAM पॉलिसीज के अंदर IAM रोल। अगर मैं जो है बेसिकली IAM रोल क्रिएट करता हूँ, रोल्स होते हैं मशीन टू मशीन जो है प्रिविलेजेस असाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मशीन है जो कि जो है कंप्यूटिंग मशीन है, EC2 इंस्टेंस, जैसे इसी के अंदर हम EC2 के लिए कोई रोल क्रिएट कर रहे हैं, नीचे दे जाके देखेंगे जब EC2 क्रिएट होगा कि उसमें इस रोल का क्या काम है और ये किसके साथ असाइन हो रहा है। तो मैं EC2 इंस्टेंस को फॉर एग्जांपल रोल असाइन कर सकता हूं कि वो जो है अलाउड है, प्रिविलेज्ड है किसी एक मखसूस S3 बकेट के ऊपर रीड एंड राइट
या जो है उस रोल के अंदर मैं परमिशंस में डिफाइन करूंगा। हो सकता है मैं उस S3 में कोई नई बकेट्स भी क्रिएट करने का उसे जो है ना प्रिविलेज दे दूं। इसके अलावा मैं नेपच्यून डेटाबेसेस में रीड राइट का उससे EC2 रोल, EC2 इंस्टेंस को जो रोल असाइन कर रहा हूँ उस रोल का जो है मैं प्रिविलेज क्रिएट कर दूं। तो रोल याद रखिएगा किसके लिए है, मशीन्स को, सर्वर्स को जब मैं प्रिविलेजेस असाइन कर रहा हूं तो मैं रोल की मदद से करूं, और अगर मैं जो है बेसिकली इंसानों को कर रहा हूं तो मैं IAM यूजर की मदद से करूं। अच्छा, एक देयर इज ए साइड वर्क अराउंड जो कि पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन उसके सिक्योरिटी साइड बेसिकली ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे आपने देखा होगा शुरू में सर कासिम ने आपको बताया था कि आपको API कीज क्रिएट करनी होती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि मशीनों में API SDK में API की मदद से उन्हें जो है बेसिकली वो प्रिविलेजेस असाइन कर दें कि आप एक IAM यूजर बनाएं और प्रोग्रामेटिक एक्सेस उसका ऑन करके उसकी API की क्रिएट कर लें, उसमें प्रिविलेजेस दे दें कि ये जो भी इस की के साथ आएगा, वो चाहे कंप्यूटर हो चाहे इंसान हो, वो S3 पे रीड राइट कर सकता है, फला बकेट में जो है ना जाके कोई काम कर सकता है, फाइलें क्रिएट डिलीट कर सकता है, वो नेपच्यून में रीड राइट कर सकता है, नए बकेट्स क्रिएट कर सकता है। देन अब वो की जिसके पास भी है, चाहे वो कंप्यूटर एल्गोरिथम हो या जो है वो कोई इंसान हो, वो प्रिविलेजेस असाइन कर सकता है जो उस IAM यूजर को थी जिसकी ये की है। अब इसका डाउनसाइड क्या है, सिक्योरिटी रिस्क क्या है, खुदा ना खास्ता ये की लीक हुई तो वो जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जिसके पास वो की है, बहुत चांसेस हैं कि वो उस की मदद से जो है वो बहुत सारा ओवर बिल कर दे या आपका डेटा लीक कर ले, आपका डेटा डाउनलोड कर ले। आपका डेटा जो है, और डेटा इज एक्चुअली जो है ना एवरीथिंग नाउअडेज। आज AWS, गूगल बहुत बड़े जो जाइंट्स हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ डेटा का है। अल्लाह ना करे लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सेल्स का डेटा है, आपने कहीं टेंडर बिड किया हुआ है, उसमें कुछ अमाउंट्स हैं, आपके फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं, कुछ पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, वो हैं, तो डेटा लीक होने की सूरत में बहुत जो है वो बुरे असरात जो है इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर या फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर आ सकते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि अगर सर आपकी जो है रोल की मदद से वो काम हो सकता। सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत। नहीं नहीं बिल्कुल कासिम। सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आह, अच्छा सर, एक छोटी सी खुशखबरी है, पाकिस्तान मैच जीत चुका है और कोई अल्हम्दुलिल्लाह। भी एक विकेट नहीं गवाई, आप ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 0 असल विकेट में ना हमने ये यानी सेकेंडरी खेले। चीजें हैं, विनिंग एंड लूजिंग। बस ये होता है कि जीत जो है ना दूसरी टीम को ना ट्रे में रख के पेश ना की जाए। पाकिस्तान जीतता है ना तो कुत्तों की तरह मार के, और हारता है ना तो कुत्तों की तरह हारता है। ये बड़ा मसला है। हम लोग ना एक्सट्रीम पे होते हैं, मतलब बीच की स्टेट में रहना तो ना हमारे पाकिस्तानियों ने सीखा ही नहीं है भैया। इज्जत से लड़के जो है ना, मतलब मजा आता है कि भाई आप हारो, मसला नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा होती है, उसके लिए हम मेंटली तैयार हैं। बस ट्रे में तोहफे तन रख के पेश ना करें आप किसी को भी। नहीं, लेकिन आज तो जजाकल्ला सर सर। बड़ा ही अच्छा जीता, यानी देख के बड़ा दिल दिल खुश हो गार्डन गया। गार्डन हो गया सुन के। चले सर, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर जहां तक भी आपके लिए मुमकिन हो तो रोल्स को यूज किया करें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बजाय API कीज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जगहों पर आपकी मजबूरी होती है API की को यूज करना, तो वहां पर जो है वो उसको बहुत सिक्योरली यूज करें, अदरवाइज रोल्स पे जाना है आपको। ठीक है, आपने जो है बेसिकली बता दिया कि एक डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है आपकी बकेट डिप्लॉयमेंट की, और उसमें जो है आपकी इस फोल्डर से सारी चीजें उठाकर इस डेस्टिनेशन बकेट में आपके टेम्पलेट ने जब ये स्टैक एग्जीक्यूट होगा तो ये करना है। जैसे ये S3 क्रिएट हो जाएगा बकेट, देन आपने रोल बना लिया और आपने ये बताया, हाँ रोल बताते हुए आप बनाते हुए आप बताते हैं कि ये रोल किस AWS रिसोर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने ये बता दिया कि जो है सर्विस प्रिंसिपल जो है वो EC2 है। इसके बाद आपने रूल की पॉलिसी बताई कि जो है ना, एक्चुअली आपने पॉलिसी बनाई अपने सबसे पहले। आपने कहा S3 के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म जो है ना एक्सेस परफॉर्म कर सकता है, लॉग्स के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, लैम्बडा के ऊपर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक में कुछ भी कर सकता है, EC2 में क्लाउड फॉर्मेशन में स्टैक के ऊपर कुछ भी कर सकता है, EC2 में कुछ भी कर सकता है, RDS में कुछ भी कर सकता है। ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें। अच्छा यहाँ पर सॉरी मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ,
सब कुछ अलाउड है। एक्चुअली एस्ट्रिक का मतलब डिसअलाउ भी हो सकता है, अलाउ क्यों है, इस फ्लैग की वजह से। इफेक्ट क्या होना है इस एस्ट्रिक का, सारे ऑपरेशंस ये जो है ना बेसिकली इफेक्ट अप्लाई करो, तो अलाउ का इफेक्ट है, तो इसका मतलब एस्ट्रिक का मतलब सारे ऑपरेशंस अलाउ हैं। SSM जो है इसके लिए आप जो है ना कहा है कि ये पैरामीटर्स गेट कर सकता है। देन रिसोर्सेज, एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है कि रिसोर्सेज पॉलिसी में की में क्या आता था, लेकिन इसमें एस्ट्रिक दिया हुआ है। लेट्स कीप इट सिंपल के जो है ना यहाँ पर हमने पॉलिसी डिफाइन की और जो जो हमने रिसोर्सेज के नाम बताए उनमें हमने ज्यादातर में हमने कहा है कि एवरीथिंग दे कैन डू, और फिर रोल के साथ ऐड पॉलिसी में हमने ये पॉलिसी अटैच कर दी। तो अब ये रोल जिस भी AWS इंस्टेंस के पास होगा, EC2 हमने बेसिकली प्रिंसिपल बताया था, तो जिस EC2 इंस्टेंस के पास होगा उसके पास ये उसके ऊपर ये रूट पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। देन हमने EC2 के लिए एक VPC क्रिएट किया। इसमें डिफरेंट हमने जो है बेसिकली सेटिंग्स रखी हैं। वहां हमने डिस्कस किया था कि किसी भी रीजन में मिनिमम 3 जैसे जो है वो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, तो मैंने कहा ये VPC जो है मैक्सिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में जो है वो स्पैन करेगा, यानी 2 अवेलेबिलिटी जोन में जो है बेसिकली रिसोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं इस VPC के। देन हमने ये बताया है कि सबनेट कॉन्फ़िगरेशन के पब्लिक सबनेटवर्क का पार्ट होगा ये, यानी इसके अंदर जो भी इंस्टेंस है वो पब्लिकली दुनिया भर से एक्सेस हो सकता है। DNS होस्ट नेम्स जो है ना इनेबल करवा दिया हमने, यानी जो भी इंस्टेंस क्रिएट होगा उनके जो है पब्लिक DNS नेम्स क्रिएट हो जाएंगे। जरूरी नहीं होगा कि मैं इनकी पब्लिक IP किसी को दूं, मैं उनको एक जो है वो रीडेबल ह्यूमन रीडेबल नेम क्रिएट होगा उन सब के लिए, और वो जो है बेसिकली हमें EC2 डैशबोर्ड से जब हम इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें असाइन हो जाएगा। वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इमेज बना के रखे हुए हैं AWS ने, तो जब भी हम EC2 इंस्टेंस स्पिन अप कर रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता है कि इस इंस्टेंस के अंदर कौन सा OS तुम्हें चाहिए, वो उसके इमेज को जो है वो उस इंस्टेंस के ऊपर एग्जीक्यूट कर देता है। तो OS और वो सारी डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर सेटिंग्स है उनके साथ वो हमें EC2 इंस्टेंस जो है वो जब स्पिन अप हो जाता है तो वो मिल जाता है। तो हमने ये कहा कि लेटेस्ट अमेजोन लिनक्स की जो भी अगर आप AMIs में जाके देखेंगे तो अमेजोन लिनक्स के नाम से जो है ना वो मौजूद है इमेजेस। अमेजोन लिनक्स 1 है, अमेजोन लिनक्स 2 है। इसके बाद हमने कहा कि जनरेशन जो है अमेजोन लिनक्स 2 होगी, इसकी एडिशन स्टैंडर्ड होगा। वर्चुअलाइजेशन को हमने कहा .hvm होगी, दूसरी हाइपरवाइजर आई थिंक ये होती है, और दूसरी आई थिंक 2 नहीं मल्टीपल होती हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। और स्टोरेज में मैंने कहा कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज टाइप की। अमेजोन के पास जो है ना बेसिकली स्टोरेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से आपकी ईबेस है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो बहुत हाईली रिलायबल स्टोरेज होती है। इसके अलावा SSD होती है। SSD में भी 2 किस्म की होती हैं, एक स्टैंडर्ड होती है, एक प्रोविजन IOPS के साथ होती है। इसके अलावा HDDs होती हैं, आपकी मैग्नेटिक ड्राइव्स होती हैं। HDDs एक्चुअली हार्ड डिस्क ड्राइव्स मैग्नेटिक ड्राइव्स ही थी, जिसमें जो है आपकी मोटराइज्ड जो है वो उसके ऊपर हो रहा होता है। उसकी भी 2 टाइप्स थी जो इस वक्त मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इसके अलावा एक जो है फास्ट स्टोरेज ड्राइव टाइप की भी कोई चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा हाई IOPS के लिए यूज होती है, बिग डेटा वगैरह के लिए। तो उसमें बल्कि 2 वेरिएंट्स थे, एक लाइनक्स का था और एक विंडोज़ का था, वो सारे आप देख सकते हैं। तो स्टोरेज में हमने ये कहा है कि जो स्टोरेज की टाइप है वो EBS की टाइप इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, जिसके अंदर आप जो है पेटाबाइट्स या टेराबाइट्स में जो है वो स्टोरेज क्लेम कर सकते हैं, और ये हाईली रिलायबल होती है। तो आपके जो इंस्टेंसेस हैं अगर वो क्रैश भी हो जाएं तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एक डिफरेंट क्लस्टर का पार्ट होती है, आप उस स्टोरेज को किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ दोबारा अटैच करके उसी स्टेट के ऊपर आ सकते हैं बहुत तेजी से, जिस स्टेट के ऊपर इंस्टेंस क्रैश हुआ था और वो रिकवरेबल नहीं रहा। अगर रिकवरेबल नहीं रहा, अगर रिकवरेबल है तो आप जस्ट जो है जाएं और स्टॉप करके स्टार्ट करें, तो वो आपका एक नई वर्चुअल मशीन के ऊपर सेम EBS के साथ जो है वो
बेसिकली इंस्टेंस स्पिन अप हो जाता है। देन आपने EC2 का इंस्टेंस क्रिएट किया, उसका नाम दिया, इंस्टेंस की टाइप आपने t2.micro बताई, जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट इंस्टेंस है। आई थिंक सबसे छोटा t2.nano होता है, देन माइक्रो है, फिर स्मॉल है। तो इस तरह से है। माइक्रो की अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन है कि 1 GB रैम होगी, 2 आई थिंक वर्चुअल CPUs होंगे, और इस तरह से डिफरेंट जो है ना कि कितना नेटवर्क ट्रैफिक ये ले सकते हैं मैक्सिमम, और ये सारी चीज़ें। देन मशीन इमेज में आपने जो अमेजोन लिनक्स का ऊपर इंस्टेंस क्रिएट किया था इमेज का, मशीन इमेज का, AMI का, उसको जो है आपने साइन कर दिया, किस VPC का पार्ट होगा ये बता दिया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपके जब भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, अगर वो विंडोज इंस्टेंस है तो उसके साथ जो है वो बेसिकली आपको एक ना सीक्रेट, बेसिकली हम आई डोंट नो, पब्लिक प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी आप लोगों ने पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, RSA की सिस्टम? नहीं। ओके। बेसिकली आपके ट्रैफिक को सीक्रेट रखने के लिए कुछ इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, उनमें से एक जो है वो सिमेट्रिक होता है, एक एसिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक में याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं जो सर कासिम से बात में, ऑल दो मैं इसी पब्लिक चैनल पे बात कर रहा हूँ और आप सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ मैं चाह रहा हूँ सर कासिम समझे। तो एक तरीका ये है कि मैं एक कोड वर्ड डिफाइन कर लूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर कासिम को बोलूं कि मैं जो भी लफ्ज बोलूंगा इसका हर हर्फ जो है अपनी एक्चुअल हर्फ से 3 हर्फ आगे का मैं बोल दूंगा। एच की जगह जो है फॉर एग्जांपल HJKL बोल दूंगा, और इस तरह से बेसिकली जो है वो कुछ भी बोल दूंगा। या आप लोगों ने कभी आपके बचपन में फे या टे की लैंग्वेज चलती होगी कि हर 2 हर्फ के दरमियान फे लगा दो तो वो फे की बोली हो जाएगी। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ तो जफे सफे बोलूंगा, कासिम बोलना चाह रहा हूँ तो कफा सिफिम बोलूंगा। तो बेसिकली ये एक कीवर्ड है। मैं सर कासिम को पता है कि हर उन्होंने बेसिकली डिक्रिप्ट करते हुए हर 2 हर्फ के दरमियान से फे को हजफ कर देना है या रिमूव कर देना है, तो उन्हें एग्जैक्टली जो है ना पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। और एसिमेट्रिक में क्या होता है कि आपके पास 2 कीज होती हैं, एक आप पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जो भी आपसे बात करना चाह रहा है वो इस की से इनक्रिप्ट करके आपको भेज दे। अब वो डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ एक की से होगा, जो वो की सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है, उसको हम प्राइवेट की कहते हैं। तो क्या होगा कि कोई भी जो है ना, सरकासिम मुझसे बात करना चाह रहे हैं, तैयब मुझसे बात करना चाह रहे हैं, आतिफ मुझसे बात करना चाह रहे हैं, सब मेरी पब्लिक की से जो है ना इनक्रिप्ट करके मुझे डेटा भेज रहे हैं। अब ये ट्रैफिक सबके पास जा रहा है, लेकिन कोई इसको रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस की से डिक्रिप्ट होना है वो सिर्फ मेरे पास है। तो इसी तरह से जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो है ना आपके पास एक की होती है। जब भी आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो की जो है बेसिकली बहुत अहम होती है उस इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। अमेजोन सॉरी, अगर लिनक्स इंस्टेंस है तो आप उसको SSH सिक्योर शेल का एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप रिमोट जो है किसी भी मशीन को एक्सेस करते हैं। तो उसके अंदर आप जो है बेसिकली वो की बताते हैं कि किस की मदद से जो है ना वहां पर ऑथेंटिकेशन और डिफरेंट मतलब उस मशीन से कम्युनिकेशन जो करनी है उसमें किस की को यूज करना है, जिसकी मदद से जो है ना वो ऑथेंटिकेट करेगी कि एक्चुअली जो कनेक्ट होने आ रहा है वो ऑथराइज्ड है इस मशीन के को एक्सेस करने के लिए या नहीं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली की का नाम आपने बताया कि जो की बेसिकली अलाउड है इस मशीन को एक्सेस करने के लिए, उसका नाम जो है my-ec2- की है। और याद रखिएगा जो की एक दफा क्रिएट होती है उसी वक्त डाउनलोड हो सकती है। अगर आपने वो स्क्रीन छोड़ी तो वो दोबारा की डाउनलोड नहीं होती आपको जो है, और मशीन में की चेंज भी नहीं होती। यानी मेरे पास डैशबोर्ड एक्सेस है, मैं चाहूँ कि मशीन की मुझसे लॉस हो गई है जो एक्सेस के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड थी, तो अब कोई तरीका नहीं है कि मैं उस मशीन को एक्सेस कर सकूं सिवाय इसके कि जो है मैं उस मशीन को डिलीट करूं, नई की क्रिएट करूं और उसकी नई की के साथ दूसरी मशीन स्पिन अप करूं। देन आपने बताया कि अगर इस मशीन को कोई रोल, इस EC2 इंस्टेंस को कोई भी प्रिविलेज्ड रोल जो है ना बेसिकली हासिल हैं या साइन करने, वो मैंने जो है इसके बेसिकली जो ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है मैंने अटैच कर दिया। 1 मिनट दीजिएगा, मैं सॉरी पानी पी लूँ, मैं बस 1 मिनट में आया।
जी सॉरी। तो यहाँ तक हम एक दफा रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले आई थिंक वीपीसी क्रिएट किया था हमने। उसमें बहुत सारी बातें हो गई। तो S3 सॉरी, सबसे पहले हमने S3 का बकेट क्रिएट किया, S3 की बकेट डिप्लॉयमेंट बनाई कि सैंपल डेटा के अंदर कुछ फाइलें हैं या कोई भी फाइल है इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है वो जो है उस S3 की बकेट में डाल देना। देन हमने EC2 का रोल बनाया था, फिर हमने जो है रोल पॉलिसी बनाई, सॉरी हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी को रोल के साथ अटैच किया। देन EC2 का VPC बनाया और फिर हमने जो है बेसिकली AMI अमेजोन मशीन इमेज का इंस्टेंस बनाया। देन हमने EC2 का इंस्टेंस क्रिएट किया। अब तक हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, ऊपर जो हमने रोल बनाया था वो EC2 इंस्टेंस के लिए था। फिर हमने नेपचून का एक रोल बनाया। अच्छा, इसका नाम नेपचून है, तो इससे मैं जो है वो कर रहा था कि जो है शायद ये, हाँ, और इसको हमने rds.amazonaws.com पैनल के लिए, प्रिंसिपल के लिए, यानी इस फैमिली के जो है ना बेसिकली कोई भी रिसोर्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है ये रूल। हमने रोल को इंस्टेंशिएट कर लिया। इंस्टेंशिएट के बाद हमने पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया दोबारा से। हमने अलाउ के इफेक्ट के साथ ये सारे जो है बेसिकली प्रिविलेजेस जो है क्रिएट किए पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर। और हमने जो अभी ओके अभी हमने रोल में, हाँ यहाँ रोल में हमने रोल ए जो हमने नेपचून के लिए बनाया उसमें पॉलिसी ए हमने असाइन कर दी, अटैच कर दी। उसके बाद हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। सिक्योरिटी ग्रुप की हम ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर चुके हैं। जो EC2 का VPC था हमने सिक्योरिटी ग्रुप को बेसिकली उस VPC पे अप्लाई किया। आउटबाउंड ट्रैफिक को अलाउ किया हमने। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम और डिस्क्रिप्शन दे दिया। टैग्स हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, टैग्स क्रिएट कर लिए हमने। अच्छा, ये हमने सिक्योरिटी ग्रुप के लिए टैग क्रिएट किए। याद रखिएगा AWS की हर रिसोर्स के लिए आप टैग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप EC2 के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। आप VPC के लिए हमने यहाँ पर ये सिक्योरिटी ग्रुप के लिए VPC के लिए क्रिएट कर सकते हैं। नेपचून के क्लस्टर के लिए कर सकते हैं, नेपचून इंस्टेंस के लिए कर सकते हैं, S3 की बकेट के लिए कर सकते हैं। तो एवरी रिसोर्स का टैग क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, देन हमने इनग्रेस रूल डिफाइन किया, सिक्योरिटी ग्रुप पे अपना अटैच किया, पोर्ट वाइट लिस्ट की कि इस पोर्ट के ऊपर याद रखिएगा इन जो इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स हैं या आउटबाउंड ट्रैफिक रूल्स हैं वो पोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो मैं डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकता हूँ। देन एक सबनेट ग्रुप बनाया जैसे हमने वहां डिस्कस किया था। सबनेट ग्रुप हमने VPC को अटैच किया। चलो भाई, स्क्रॉल अचानक रुक जाता है। ठीक है, देन हमने DB क्लस्टर नेपचून का क्रिएट किया जैसे पहले क्रिएट किया था। नेपचून क्लस्टर को हमने डिपेंडेंसी बता दी कि नेपचून क्लस्टर से पहले एक सब नेटवर्क जो हमने ऊपर इंस्टेंशिएट किया हुआ है वो क्रिएट होगा, देन नेपचून क्लस्टर क्रिएट होगा। देन हमने नेपचून का इंस्टेंस जो है बेसिकली क्लस्टर के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट किया, सॉरी एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिसकी फैमिली जो है वो db.t3.medium थी। और देन हमने इसके अंदर हमने बताया कि इस क्लस्टर को ज्वाइन करेगा वो। और इस इंस्टेंस की हमने डिपेंडेंसी बता दी कि क्लस्टर पहले क्रिएट होगा देन इंस्टेंस क्रिएट होगा। ये पूरा जो है ना CDK का स्टैक था जो कि जो है रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है हमारे इस टास्क के लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अंदर हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, ये सब किया, EC2 में होगा क्या और S3 में जो जा रहा है उसका काम क्या है, ये तो यहाँ हमने बताया ही नहीं। सर कासिम, आपको कुछ जहन में आ रहा है कल अगर सर ने ये डिस्कस किया था कोड तो उन्होंने क्या बात की थी? क्योंकि इस स्टैक के मुताबिक तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं EC2 इंस्टेंस का क्या कर रहा हूँ, या वहां पर हमने कोई कुछ कोड डिप्लॉय किया था इस की को यूज करके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
सर कासिम शायद अभी टर्मिनल पे नहीं है, सर थोड़ा सा आवाज आ वेट रही कर है। ले। ओके, जजाकल्ला। सर कासिम शायद अभी टर्मिनल पे नहीं है, वो आ जाते हैं तो हम देख लेते हैं। असल में कल की मैंने वीडियो नहीं देखी थी सर की। हम फिर ये कर लेते हैं, अभी सैंपल डेटा देख लेते हैं कि सैंपल डेटा में क्या है। सर इसी में क्वेरीज हैं सैंपल डाटा में, वो कल सर समझा रहे थे कि वो करनी है आई थिंक। हाँ, लेकिन यहाँ इस स्टैक में बिल्कुल भी क्लियर डिफाइन नहीं है कि अब ये स्टैक में EC2 इंस्टेंस का रोल क्या है, क्योंकि इसका ये तो क्वेरी होगी ग्रेमलिन के सिंटेक्स पे होगी ना। लेकिन इस स्टैक का तो एक्चुअली अब जैसे ये डेटा डिप्लॉय हुआ है, ये तो S3 में गया है। मैंने नेपच्यून के इंस्टेंस को तो नहीं बताया कि वो कैसे जो है ना बेसिकली इनिशियलाइज हो इस डेटा के साथ। दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं कोड को, क्योंकि हमने कहीं से नहीं बताया कि बेसिकली ये S3 की इस बकेट से जो है ना डेटा लोड करेगा। नेपच्यून के इंस्टेंस पे आते हैं या क्लस्टर पे आते हैं, वहां अगर कोई ऐसी बात हो तो हो। EC2 इंस्टेंस का क्या काम है ये भी यहाँ डिफाइन नहीं है। सर कोड राइट साइड पे स्क्रॉल करके देख लें। नहीं, वो डिफरेंट मजीद जो है ना आर्गुमेंट्स तो होंगे उसके, लेकिन उसमें कहीं हमने ये नहीं बताया कि ये जो है बेसिकली डेटा को इनिशियलाइज करना है यहाँ से। नहीं, आई थिंक ये जो है बेसिकली कोड जो है वो कंप्लीट शायद नहीं हुआ है। कुछ जहन में होगा सर के, और जो है वो उस वक्त फिर जो है सर बेसिकली। ठीक है, की इन्होंने कोड से क्रिएट नहीं किए, की इन्होंने जो है बेसिकली डैशबोर्ड से उठा के उसका नाम डाला है, जिसे मैंने आपको बताया था। और ये बहुत केयरफुल रहना है कि अगर आपने किसी गलत की के नाम के साथ जो है ये इंस्टेंस जो है एग्जीक्यूट किया, तो आप कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे जो है बेसिकली नेपच्यून जो है उसमें डेटा लोड हो जाए जो माई सैम्पल डेटा में गया है। ठीक है, माई सैम्पल डेटा में जो है वो एक तो सैम्पल डेटा गया है कि ये जो है कोई दो जो है ना बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन है, फ्रॉम और टू। और आई डोंट नो डिस्ट में जो है क्या है, डिस्ट में वेरिएबल int टाइप का है। इसके अंदर कोई जो है वैल्यू कुछ बता रही है, डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्टेंस होगा, हो सकता है। हाँ, लेबल राउट है कि इसका नाम राउट है, तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान इतना डिस्टेंस है। अब ये किलोमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये एक डेटा है कुछ भी आइटनरीज का, या जो है बेसिकली कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस का या एरियाज का, और उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंसेस जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। फाइल 2 के अंदर जो है बेसिकली आपके पास मजीद कुछ डेटा है जिसमें जो है आपकी आई थिंक इसकी अगर रीडमी हम देखेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि जो है यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या थी इस प्रोजेक्ट से। सरकार से में इसकी रीडमी जो है ना वहाँ गिटहब के पेज पर मौजूद होगी। सर लिंक मैंने शेयर किया। जजाकल्ला।
Damn it. अच्छा मेरा कॉपी वहां नहीं जा रहा है, तो पैनाक्लाउड डैश मॉडर्न या अल्लाह। अच्छा पहले रूट की रीडमी पढ़ लेते हैं कि जो है रूट की रीडमी कहना क्या चाह रही है। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आप लोग पढ़ लें तो अच्छा होगा आपके लिए, अदरवाइज इनका निचोड़ काफी सारा डिस्कस किया गया है क्लास में बार बार। ग्रैमलिन आप लोगों को लाजमी पढ़नी चाहिए, एक्चुअली होम असाइनमेंट भी है आपका, तो ग्रैमलिन नेक्स्ट टाइम पढ़ के आनी है। उस पर हम 5 से 10 मिनट डिस्कस करेंगे कि ग्रैमलिन का सिंटैक्स कैसा है और कैसे जो है ना ग्रैमलिन पे आप लोग। हाँ ये वो डेटा है जो कि आई थिंक एयर राउट्स डेटा भी नजर आया था मुझे स्क्रॉलिंग में। अरे यार चलते चलते एक तो स्क्रॉलिंग रुक जाती है यहाँ। ये है एयर राउट्स का डेटा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये डेटा सेट बेसिकली लॉन्च करने का डायरेक्टली बटन है जो फ्री इंस्टेंस पे डेटा सेट को लॉन्च कर देगा एयर ट्रैफिक का। और हम नीचे देखें तो शायद में भी हमारे पास ग्राफिकल वो आ रही है और रिप्रेजेंटेशन के डेटा सेट बता क्या रहा है। अच्छा अगर मैं ये बात करूं कि ये बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं या कंट्रीज हैं और इनका डिस्टेंस बीच में है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली नोड्स क्या हैं या वर्टिसेस क्या हैं हमारे और एजेस क्या हैं, और डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा यहाँ पर ग्राफ की दुनिया में। आप लोग इस पे सोचे जब तक मैं ये देख लूँ कि इन्होंने क्या यहाँ पर सीडीके के थ्रू इस स्टैक को डिफाइन किया है जो वहाँ पर कोड में हमारे पास मौजूद है। नहीं, इन्होंने बेसिकली इसको डायरेक्टली जो है ना उसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया नेपच्यून के ऊपर, और फिर देन जो है डिफरेंट छोटे छोटे स्निपेट्स दिए हुए जिनकी मदद से ग्रेमलिन की मदद से आप उसको एक्सप्लोर और छोटे मोटे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं अंदर के प्रोजेक्ट की रीड में देख लेते हैं, मे भी शायद वो हेल्पफुल हो। अदरवाइज हम थोड़ी सी मजीद डिस्कशंस के बाद इसको यहाँ पे रैप अप करते हैं और हम इसको टीबीडी रखते हैं टू बी डिस्कस्ड फॉर नेक्स्ट क्लास। मैं जो है असल में कुछ बिजी था यूनिवर्सिटी के कामों में कुछ में, तो मैं कल सर की वीडियो नहीं देख सका। मे भी उन्होंने शायद इस पे कुछ रोशनी डाली हो। कल कल आप लोगों में से किसी ने सर की वीडियो ली थी, सर का सेशन लिया था मतलब, सॉरी। आतिफ, हमजा, तैयब। जी सर क्लास तो ली थी सर, ये इसमें यही था, पता नहीं वो मुझे भी नजर नहीं आ रहा, ये साइफर की क्वेरीज ही समझाई थी इसमें, मेरे को कौन सा स्टेप था। हाँ इसका मतलब इस स्टैक का एज सच जो है ना वो यूटिलिटी नहीं है यहाँ पर,
या यूटिलिटी हमसे कहीं आई डोंट नो मिस तो नहीं हो रही है, क्योंकि स्टैक में ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो डेटा मैंने S3 बकेट में क्रिएट किया था वो नेपच्यून में जाके जो है ना वो डिप्लॉय हो जाए। तो मे बी वो कोई ऐसा स्क्रिप्ट हो जो कि जो है वो उन्होंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है, उसके अंदर जाके जो है उससे SSH से कनेक्ट होकर उसको एग्जीक्यूट करके जो है ना मे बी वो बेसिकली जैसे उसमें पाइथन के छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स थे। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो है बेसिकली नेपच्यून में डिप्लॉय करके उस S3 को SSH करके जो है वहां पर जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो उन पाइथन के स्क्रिप्ट्स, पाइथन के छोटे छोटे स्निपेट्स को जो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि EC2 इंस्टेंस को जो है हमने प्रिविलेज दिया हुआ था रूल में कि वो नेपच्यून को एक्सेस कर सकता है। खैर यहाँ पर थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर कि कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं या नहीं, या कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं। चलो भाई, हाँ ऐसा ही है। देखें यहाँ पर EC2 इंस्टेंस को जो है ना SSH करना है, और जो है बेसिकली उसके बाद जो है ना उस EC2 इंस्टेंस में SSH के जरिए कनेक्ट होकर वहां पर ग्रिमलिन का कंसोल इंस्टॉल करना है, और देन जो है पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करके देन जो है पाइथन के स्क्रिप्ट्स वहां पर रन करने हैं। और क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे, हमारे पास EC2 इंस्टेंस को हमने S3 का भी राइट दिया हुआ है, तो अभी जो हमारी वो है इस CD के पाइपलाइन उसके मुताबिक डेटा नेपच्यून में गया नहीं है, तो यहाँ लाजमी कोई ना कोई ऐसा स्क्रिप्ट भी होगा जिसकी मदद से जो है वो S3 के बकेट से नेपच्यून में डेटा डिप्लॉय कर रहे होंगे। सर एक्चुअली हम जो स्टेप कर रहे हैं वो और है, जो कल सर ने करवाया वो और है। स्टेप 01। सीरियसली? स्टेप, हाँ जी, स्टेप 01 जो है सर। अच्छा, ओके। जी वो सर स्टेप 01 क्राउड AWS ऐप सिंक से है मतलब ना, और हम जो 46 कर का रहे हैं करना वो, था हमें। हाँ जी, ऐप सिंक है। यानी हमें 46 वाला इंस्टेंस करना, वो जो है बेसिकली रन करना था। जी वो है सर। हम स्टेप 45 में हैं। जी हम स्टेप 45 में। ओके, माय मिस्टेक, सॉरी। स्टेप 45A में जाना है मुझे। जी सर एग्जैक्टली। ओके, ठीक है, यहाँ से स्टेप 00 में चलते हैं। इसका CDK स्टैक देखते हैं। तो सर कासिम के पास फिर इसका मतलब है हमें डिफरेंट फोल्डर में VS कोड खोलना होगा ना। सॉरी, काफी सारा टाइम हमने इसमें लिया और एक्चुअली हम राइट टास्क पे भी नहीं थे, बट आई होप कि कुछ चीजें तो सीखी होंगी आप लोगों ने। जी बिल्कुल सर, काफी कुछ समझ। अच्छा, यहाँ सर कासिम ने वही अभी फिलहाल कॉपी किया था, तो आई एम नॉट श्योर कि वो कहाँ पर होगा सर कासिम के पास। सर कासिम आप आ गए? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जो है इसको ब्राउजर के अंदर ही रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, एज यूजुअल हमें पता है कि हमें जो है लिब से स्टार्ट लेना है। CDK का स्टैक जो है वो लिब के फोल्डर में होगा।
वहाँ एक ऐसी क्लास होगी जिसने सीडी के स्टैक को बेसिकली इनहेरिट किया होगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सीडी के स्टैक में क्या है। ये इंपोर्ट्स आपके लिए अब बिल्कुल कॉमन है, आपको पता है कि आपने रेलेवेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, सीडी के डॉट स्टैक को आपने एक्सटेंड यानी इनहेरिट करना है, अपनी क्लास को चाइल्ड क्लास बनाना है इसका, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने सारा काम करना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले वीपीसी क्रिएट किया। वीपीसी में सीआईडीआर मास्क हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। सीआईडीआर मास्क क्रिएट किया, 24 बिट आपने हायर बिट्स कहीं के जो है ना ये होस्ट एड्रेसेस की हैं, आखिर की 8 बिट जो है सिर्फ सब नेटवर्क में जो रिसोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं उनके लिए आपने असाइन कर दी। वीपीसी में आपने फिर आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, आपने टैग्स क्रिएट किए, सॉरी एक टैग क्रिएट किया सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। देन इनग्रेस रूल डिफाइन किया, यानी इनबाउंड ट्रैफिक के लिए रूल डिफाइन किया आपने पोर्ट 81 82 पे, और उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप 1 अटैच कर दिया। देन आपने जो है नेपच्यून का सब नेटवर्क बनाया, सब नेटवर्क ग्रुप बनाया, उसके अंदर आपने जो सब नेटवर्क बनाया था वो अटैच कर दिया। फिर आपने सब नेपच्यून का क्लस्टर क्रिएट किया है। नेपच्यून के क्लस्टर के अंदर आपने बेसिकली जो सिक्योरिटी ग्रुप था वो असाइन किया, और आपने ये बताया कि नेपच्यून का क्लस्टर डिपेंड कर रहा है सब नेटवर्क के ऊपर। फिर आपने इट्स प्रीटी मच सेम, मतलब ये तकरीबन वैसा ही है जैसा हमने स्टेप 00 देखा है, बेसिकली स्टेप 45 का। तो यहाँ पर आपने जो है बेसिकली नेपच्यून का इंस्टेंस क्रिएट किया, सेम साइज है t3.db.t3.medium, आपने इसकी डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी। फिर आपने लैम्डा क्रिएट किया, लैम्डाज के लैम्डा 1 के ही फोल्डर में आपने कहा इंडेक्स हैंडलर फंक्शन है, सिक्योरिटी ग्रुप 1 असाइन कर दो। आपने इसका सेम बिल्कुल वैसा ही जो है आपने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसके अंदर नेपच्यून क्लस्टर का एंड पॉइंट बता दिया, और इसको आपने एक सब नेटवर्क का जो आपने सब नेटवर्क क्रिएट किया था उसका पार्ट बना दिया। देन नीचे हमने वहां पर एपीआई गेटवे क्रिएट किया था, उसके साथ रेस्ट एंड पॉइंट था, यहाँ पर देख लेते हैं। आपने एंड पॉइंट को नेपच्यून क्लस्टर के प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। फिर यहाँ भी आपने एपीआई गेटवे का रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट बनाया और उसको हैंडलर के साथ अटैच कर दिया कि जब जब इस एपीआई गेटवे के रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट पे ट्रैफिक आए, हैंडलर को इन्वोक करो और ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हैंडलर में चलते हैं। यहाँ तक बिल्कुल कोड सेम है, कोई भी रूल डिस्कस नहीं है, कोई भी मुख्तलिफ नहीं है चीज जो हमने पीछे डिस्कस की थी स्टेप 45 के अंदर। तो हैंडलर देख लेते हैं, और हैंडलर भी सेम है, तो फिर हम इसके स्टेप 001 पे जाते हैं, स्टेप 45 ए के। ठीक है, यहाँ से हम लैम्डास में जाते हैं, लैम्डास में लैम्डा 1 में जाते हैं। चलो भैया, सर कासिम शायद मिठाई बांटने चले गए। अच्छा, लैम्डास में लैम्डा 1 का फोल्डर है, लैम्डा 1 के फोल्डर में जाते हैं हम। ठीक है, वो क्या हो रहा है, मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, टैब चेंज हो जा रहा है। भूत आ गया सर कासिम के सिस्टम में। ओके, index.ts में आ गए, index.ts पे क्लिक किया। ये हमारा लैम्डा का हैंडलर फंक्शन है, यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ, ये वो फाइल है जिसमें हैंडलर फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम एंट्री पॉइंट पे चलते हैं पहले। एक्चुअली एंट्री पॉइंट ही हमारा सबसे ऊपर है। एंट्री पॉइंट के अंदर ट्राई का जो है ना वो ब्लॉक है,
ट्रैकेज से सारे लोग फेमिलियर हैं? स्टेप 46 पढ़ाया था, 45A भी नहीं पढ़ाया था, सॉरी हमजा बेटा, आर यू श्योर मैं फिर गलत स्टेप करूं? नहीं सर यही है कंफर्म। ओके, जज़ाकल्लाह। देन एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो है HTTP कॉल्स के लिए बहुत वाइडली यूज होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक जो है हम HTTP क्योंकि ये कोड है, कोई ब्राउजर तो है नहीं वहां पर कि जिसके एड्रेस बार में मैं जो है कोई URL टाइप करूं और मैं जो है हिट का बटन दबाऊं तो जो है वो HTTP एंड पॉइंट के ऊपर गेट की रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम कोड के अंदर, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ये याद रखिएगा, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड में हम जो है बेसिकली गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट और इस तरह के डिफरेंट HTTP फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सियोस की HTTP पोस्ट की एक रिक्वेस्ट क्रिएट की, उसको एंड पॉइंट बताया कि HTTPS:// और इस एंड पॉइंट के ऊपर जाओ। अगर पिछले स्टेप में आपको याद हो तो हमने WSS के ऊपर, वेब सिक्योर वेब सॉकेट के ऊपर काम किया था। सिक्योर वेब सॉकेट्स कनेक्टेड सॉकेट्स होते हैं, HTTPS स्टेटलेस होते हैं, बस ये याद रखिएगा, दोनों सिक्योर होते हैं। और यहाँ पर हमने जो है बेसिकली ओपन साइफर के डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया इसको, क्वेरी इक्वल्स टू, और साथ में हमने बताया कि क्वेरी बेसिकली इसमें अगला जो है वो डेटा है कि इसमें ये डेटा लेकर जाओ। मैं स्क्रॉल कैसे करूंगा इसको, क्वेरी इक्वल्स टू क्रिएट n:person age:25। एक जो है ना नोड क्रिएट कर दो इस डेटाबेस के अंदर जिसकी टाइप जो है वो पर्सन होगी और उसके अंदर ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर मैंने एक्सियोस की एक और कॉल की और इसको जो है मैंने जो है बेसिकली ये बताया कि उसी एंड पॉइंट के पास जाओ, उसी डेटाबेस को एग्जीक्यूट करो और जो है तुमने मैच की क्वेरी कॉल करनी है और एक ऐसा पर्सन नोड के अंदर जाना, बेसिकली ग्राफ के अंदर जाओ, ऐसी वर्टिसेस को मैच करो जो पर्सन है और उनके जिनका भी एट्रीब्यूट एज 25 है उनकी एज, उन नोड्स की सिर्फ एज रिटर्न कर दो मुझे। देन जो भी रिस्पॉन्स आया था उसको हमने कंसोल के ऊपर लॉग करवा दिया। तो अगर आप जो है हैंडलर के क्लाउड वॉच को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्लाउड वॉच के जरिए लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि क्या जो है वो बेसिकली रिजल्ट जो है वो आया था, और यहाँ से आपने रिटर्न करवा दिया जो भी रिस्पॉन्स आया है आपने उसको स्ट्रिंगिफाई करके, यानी पूरा का पूरा रिजल्ट्स जो है आपने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। और अगर कोई एरर आया था तो आपने जो है यहाँ पर 500 एरर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो जो आपका एक्चुअली वो है नेपच्यून है वो 81 82 के ऊपर सुन रहा होगा और आपने उसको जो है बेसिकली एक डिफरेंट प्रोटोकॉल की मदद से, पिछला स्टेप सिक्योर वेब सॉकेट का स्टेप था जिसके अंदर आपने देखा था कि काफी कम्बरसम था कि आपको जो है बेसिकली ड्राइवर कनेक्शन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा था, ग्राफ ट्रेवर्सल सोर्स का जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा था, देन ग्राफ ट्रेवर्सल सोर्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्वेरी कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है जो आपने साइफर में रीड किया था, पूरा साइफर का सिंटेक्स जो है वो आप नेपच्यून के ऊपर जो है वो इन्वोक कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन? नो सर। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं जिसके अंदर आई थिंक के जो है जज़ाकल्लाह तैयब के जो है हम ये देखते हैं कि बेसिकली अब आई थिंक अगले स्टेप में किसी जो है ऐप के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है। लेट्स सी। अच्छा, एपसिंक के जरिए, यानी अभी हमने जो देखा था वो रेस्ट एपीआई के जरिए था, अब जो है वो ग्राफ क्यूएल के जरिए। ओके, यहाँ पर ऐप में जाते हैं हम।
ये क्या हुआ? मैं रूट पे आ गया, सॉरी। ठीक है, लिब में जाते हैं एज यूजुअल। यार आप लोग ना, मुझे गिला है कि आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से। प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें। जो भी हम लोग डिस्कस स्टडी कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप लोगों के बहुत काम आना है ये इंशाल्लाह। प्रैक्टिस जो है ना, देखिए मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग, बिलीव मी कि जो है ना, यकीन मानिए कि जो है ये दोनों बाय प्रैक्टिस होती हैं। 15 दिन अगर हम भी कोई कोडिंग ना करें ना, तो यकीन माने हैंडशेक होने लगता है। जब हम कोडिंग करने बैठते हैं, कॉन्फिडेंस शेक होता है आपका। ये सारी चीजें बाय प्रैक्टिस होती हैं। डे एंड नाइट आपकी जो है प्रैक्टिस होगी, तो आप जो है ना परफेक्शनिस्ट बनेंगे। चलो भाई, लिंक ओके, हम आ गए सीडीके स्टैक में। आपकी क्लास है सीडीके स्टैक से इनहेरिट हुई। देन आपने ग्राफक्यूएल एपीआई, जो हम बहुत दफा देख चुके हैं, ग्राफक्यूएल एपीआई का AppSync का इंस्टेंस क्रिएट किया। आपने स्कीमा बताया वो कहाँ से उठाएगा, ऑथराइजेशन कॉन्फ़िग बताई। आपने उसकी ऑथराइजेशन एपीआई की जो है वो क्रिएट डिफाइन कर दी यहाँ पर। सॉरी, ऑथराइजेशन टाइप आपने बता दी कि एपीआई की से जो है ना वो ऑथेंटिकेट होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि दो किस्म के जो है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हैं हमारे पास आईएम स्कीम में। एक एपीआई की है और एक रोल है। देन आपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया, वीपीसी क्रिएट किया। वीपीसी के बाद आपने लैम्डा क्रिएट किया। लैम्डा में आपने बताया कि इस फोल्डर के अंदर से हैंडलर फंक्शन कहाँ होगा। आपने बताया कि एसिड कोड यहाँ से है, हैंडलर फंक्शन इंडेक्स फाइल के अंदर हैंडलर फंक्शन है। और देन जो है अगला क्या है आपका, वीपीसी अटैच कर दिया, लैम्डा लेयर अटैच की है आपने। फिर रन टाइम वगैरह इसका कौन सा होना है। फिर आपने यूजर लैम्डा डेटा सोर्स बता दी कि जो लैम्डा को इन्वोक करेगा, जो वो है आपका बेसिकली यूजर लैम्डा में आपकी ग्राफक्यूएल होगी, एपसिंक होगा। देन आपने जो है वो डेटा सोर्स जो है आपकी डेटा सोर्स सॉरी क्रिएट किया आपने। इस डेटा सोर्स के रिजॉल्वर्स बताए आपने कि जो बेसिकली अटैच तो ये लैम्डा से हैं, लेकिन इसके अंदर कौन से जो है बेसिकली उसको जो है डेटा टाइप के साथ या बेसिकली फील्ड नेम के साथ आएंगे ये। आपने यहाँ पर म्यूटेशंस और क्वेरीज क्रिएट कर ली डेटा सोर्स के अंदर। देन आपने नेपच्यून का डेटाबेस क्लस्टर क्रिएट किया। फिर जैसे आपने वहां पर किया था, आपने यहाँ पर जो है नेपच्यून का इंस्टेंस कहाँ है। ओके, नेपच्यून क्लस्टर के अंदर ही आपने बता दिया कि नेपच्यून इंस्टेंस, पहले आप दो टुकड़ों में काम कर रहे थे, अभी आपने नेपच्यून क्लस्टर के अंदर ही कॉन्फ़िगर कर दिया कि R5 लार्ज टाइप का जो है इंस्टेंस, ये तो बहुत महंगा होता है, जिसने भी क्रिएट किया उसका अच्छा खासा बिल बनेगा थोड़ी सी देर में भी। खैर, भुगतेंगे। तो ये जो है आपने ख्याल रखिएगा कि आप इसको फॉर्म कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर इसकी फैमिली चेंज करके इसको स्मॉल या मीडियम पे ले जाइएगा। क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस तो आपने क्रिएट नहीं करना है। देन जो है आपने जब इंस्टेंस और क्लस्टर क्रिएट हो गया, तो आपने यहाँ पर उसका होस्ट नेम जो है वो प्रिंट नहीं किया, एंड पॉइंट नेम इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर दिया। ओके, लैम्डा के इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर दिया, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो सही बात है नेपच्यून का डेटाबेस के एक्सेस करना नहीं है, लैम्डा ने करना है, तो हमने उसको प्रिंट नहीं किया, बल्कि बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल में लैम्डा के क्रिएट कर दिया, ताकि लैम्डा जो है उसको
एक्सेस कर सके। देन हम गए कहाँ था, लैम्डा अंडरस्कोर करके कोई फोल्डर का नाम था, उसमें जाएंगे अब हम और index.ts की फाइल में देखेंगे कि हैंडलर में किस तरह से म्यूटेशंस और क्वेरीज डिफाइन है लैम्डा यूजर के अंदर। index.ts index.ts में हमने अपनी कुछ लाइब्रेरी जो हमारी डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं हमने वो डिफाइन की। टाइप्स जो आई थिंक इंपोर्ट यूजर है तो इसका और नाम से लग रहा है तो इसमें हमने स्कीमा डिफाइन किया होगा और हमने बाकी अपने जो है बेसिकली दो क्वेरीज होंगी ऑल यूजर्स की, गेट यूजर्स की, और ये दो म्यूटेशंस होंगे जो एक क्रिएट यूजर कर रहा होगा और एक डिलीट यूजर कर रहा होगा। इनको हम आगे चल के बेसिकली थोड़ी देर में हम इनके स्पेसिफिक फाइल्स को देख लेंगे। फिलहाल हमने इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया अपने पास। हमने एपसेक इवेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया जो हमें जो है बेसिकली इसके अंदर हैंडलर की जो है वो उसमें मिलेगा। हमने फिर उसके ऊपर स्विच केस लगा दिया है कि जो भी इवेंट की इनको में फील्ड नेम आया है, फॉर एग्जांपल क्रिएट यूजर अगर आया है तो हमने क्रिएट यूजर की लाइब्रेरी जो वो बेसिकली था उसमें से जो फंक्शन हमने वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ था और यहाँ इंपोर्ट किया है, यहाँ जो हमने इंपोर्ट किया हुआ था फंक्शन उसको इन्वोक कर दिया और उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स में जो यूजर में जो भी ऑब्जेक्ट आया है वो हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह से हमने डिलीट यूजर में जो आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास आईडी की आई होगी वो हमने भेज दी। ऑल यूजर्स में हमने सिर्फ ऑल यूजर्स का फंक्शन जो इंपोर्ट किया हुआ है वो कॉल कर दिया। इस स्विच केस को हम देख लेते हैं, देन वी विल एक्चुअली सी के उन फाइल्स में क्या हुआ हुआ। देन गेट ए सिंगल यूजर, गेट यूजर के अंदर हमने आर्गुमेंट्स में जो आईडी आई थी जो डिलीट में भी आई होगी इस सिनेरियो में भी आई है तो हमने उसको जो है बेसिकली गेट यूजर को फंक्शन को पास कर दिया। अब ये देखते हैं स्पेसिफिक एक एक फाइल में जाके क्रिएट यूजर में सबसे पहले चलते हैं कि क्रिएट यूजर के म्यूटेशन में क्या काम हुआ हुआ है। तो इस यूजर के फोल्डर में ही ./ का मतलब है कि जिस जगह ये फाइल मौजूद है उसी जगह क्रिएट यूजर के नाम की कोई फाइल होनी चाहिए। तो हम यूजर के ही फोल्डर में वापस आए, index.ts से हम उस फोल्डर में आए जहाँ index.ts मौजूद है और यहाँ पर क्रिएट यूजर के नाम की फाइल होगी उसको ओपन कर लेते हैं। क्रिएट यूजर.ts में आ गए। हमें पता है कि जो यूजर क्रिएट होना है वो नेपच्यून में होना है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल से सबसे पहले हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट किया। ये एक npm पैकेज है नैनो आईडी का, हमने उससे नैनो आईडी का वेरिएबल गेट किया। देन टाइप्स हमने जो है बेसिकली टाइप्स के फोल्डर में से यूजर इंपोर्ट किया। क्रिएट यूजर में हमने वहां से देखा था कि यूजर का ऑब्जेक्ट हमें भेजा गया था, यहाँ से हमने साइफर की जो है हमने जो बेसिकली क्रिएट का सिंटैक्स है वो कॉल किया कि एक यूजर टाइप की नोड क्रिएट कर दो, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें आईडी में नैनो आईडी जो हमने लाइब्रेरी npm मॉड्यूल जो है रिक्वायर किया हुआ है उसको कॉल किया तो हमें एक
यूनिक आईडी मिल जाएगी, वो आईडी हमने असाइन की। नेम बेसिकली हमने जो यूजर का ऑब्जेक्ट आया था उसमें से नेम जो है हमने बेसिकली नेम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, और एज आई होगी कोई चीज जो हमने एज के वेरिएबल में असाइन कर दी। देन हमने ट्राई के ब्लॉक के अंदर एक्चुअली एक्सियोस की पोस्ट रिक्वेस्ट की, और उसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग या जो कनेक्शन यूआरएल था वो हमने पास किया, और क्वेरी के अंदर हमने क्वेरी इक्वल्स टू जो हमारी क्रिएट की क्वेरी थी वो पास कर दी। ये क्या करेगा कि हमें एक जो है यूजर क्रिएट कर देगा, और यूजर हमने यहाँ असाइन कहाँ किया, रिटर्न यूजर डॉट नेम। ओके, जो यूजर आया था हमारे पास ऑब्जेक्ट उसी का नाम हमने रिटर्न करवा दिया। ये जो बेसिकली हाईलाइट हो रहा है आपके पास, क्रिएट यूजर कॉल हुआ है जो, तो हमने वहां से यूजर का ऑब्जेक्ट इसको रिटर्न भेजा था यहाँ पर आर्गुमेंट में, उसी यूजर का हमने नाम जो है बेसिकली रिटर्न करवा दिया सक्सेस की सूरत में। अदरवाइज अगर एरर आया था तो हमने कंसोल के ऊपर एरर प्रिंट किया, जो क्लाउड वॉच में आप जाके देख सकते होंगे लैम्डा में, और नल रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ से यूजर नेपच्यून के अंदर क्रिएट हो जाएगा आपके पास। उसके बाद जो है हम ये देख लेते हैं दूसरी म्यूटेशन जो डिलीट यूजर की थी, कि अगर मेरे पास एक आईडी है, क्या हो क्या रहा है, ठीक है। मैं यूजर फोल्डर के अंदर दोबारा आया, डिलीट यूजर की फाइल देख लेते हैं। डिलीट यूजर का जब फंक्शन कॉल हुआ था तो उसको एक आईडी पास की गई थी। यहाँ पर हमने जो है बेसिकली वैसे ही हमने एक कनेक्शन यूआरएल क्रिएट किया डेटाबेस के साथ अपने 8182 की पोर्ट के ऊपर। देन हमने जो है बेसिकली फंक्शन जो कॉल हुई है तो उसके अंदर हमारे पास आईडी आई है, हमने मैच की सबसे पहले क्वेरी बनाई, और उसके साथ हमने डिलीट का वो बता दिया कि जो है बेसिकली इस जो नोड है जो हमने मैच करके उठा के लाए उसको जो है बेसिकली डिलीट कर दो और डिटैच कर दो ग्राफ से। हमने एक्सियोस की पोस्ट जो है वो एक्सियोस की लाइब्रेरी के साथ HTTP पोस्ट के जरिए उस URL को एक्सेस करके बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो जो अगर ये आईडी मैच करेगी तो वो जो है हमारे पास नोड जो है वो ग्राफ से डिलीट हो जाएगी। और देन जो आईडी आई थी वही आईडी हमने रिटर्न कर दी। कोई एरर आएगा तो हमने नल रिटर्न किया और एरर को कंसोल के ऊपर लॉग करवा दिया। देन उसके बाद हमारे पास गेट सिंगल यूजर था। गेट सिंगल यूजर देख लेते हैं। ऑल यूजर तो सबसे सिंपलेस्ट होता है कि सारी नोड्स और उनके एजेस ला के दे दो, सारी जो वर्टिसेस हैं और एजेस दे दो, तो वो तो बहुत ही सिंपल होगा। मैच एन करके मैं रिटर्न एन कर दूं। यहाँ पर हमने आईडी ली और हमने कहा कि यूजर नोड्स या वर्टिसेस के अंदर जाओ और आईडी के एट्रीब्यूट को मैच करना शुरू करो हर नोड या वर्टेक्स के, और जिसकी आईडी जो है इस आईडी से मैच कर जाए वो मुझे पूरी नोड रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हमें पता है एक नोड के अंदर नाम और एज दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमें जो है एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यूजर का जिसके अंदर जो है बेसिकली जिसके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे फिलहाल दो हैं तो वो दो हमें मिल जाएंगे। हमने जो है ये एग्जॉस्ट की पोस्ट कॉल के जरिए जो एग्जॉस्ट की लाइब्रेरी की पोस्ट कॉल के जरिए HTTP की पोस्ट कॉल की, क्वेरी पास की, जो रिजल्ट आया हमने वो जो है स्ट्रिंगिफाई, अच्छा वहां से स्ट्रिंगिफाई हमने किया और खुद ही पार्स किया। ओके, एक जब तक के जो है ना डेटाबेस के डी स्ट्रक्चर्स या डी सीरियलाइजर्स नहीं आए थे तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी कि अगर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसी जो है ऑब्जेक्ट से
तो मैं उसकी स्ट्रिंगिफाइड फॉर्मेट बनाकर और उसको पार्स कर लूँ, तो एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास एक नए रेफरेंस में नए इंस्टेंस एक यानी उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट स्टेट जो है मैं नए ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ। तो यूजुअली जो इवन जो जावास्क्रिप्ट का वो आया है डी स्ट्रक्चर कि मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर डॉट डॉट डाल दूं, तो वो डीप क्लोन नहीं करता, यानी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है लेकिन रूट लेवल की कीज की कॉपी बनाता है। अगर रूट लेवल के ऊपर कोई सब ऑब्जेक्ट है, सब डॉक्यूमेंट है, तो उसका रेफरेंस ही चला। एक डीप क्लोनिंग आप देखिएगा कि डीप क्लोनिंग या डीप कॉपी क्या होता है या और शेलो क्लोनिंग क्या होता है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपको आइडिया होगा कि जावास्क्रिप्ट का जो वो है डी स्ट्रक्चर वो बेसिकली सफर करता है शेलो क्लोनिंग को, वहाँ डीप क्लोनिंग नहीं है। ठीक है, देन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडिफाइड डेटा का, आईडी में हमने वही आईडी डाल दी जो आईडी आई थी हमारे पास, और हमने जो है फिर डी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर ये डॉट 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 है कि बाकी जितनी प्रॉपर्टीज के अंदर थी वो सारी इस रूट के ऊपर एक्सपेंड कर दो। और जो मॉडिफाइड डेटा है यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ डेटा जो है वो हमने रिटर्न करवा दिया है यहाँ से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को डी स्ट्रक्चर में या शेलो क्लोनिंग में या डीप क्लोनिंग में जो हमने बात की है, या कोई भी अब तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें कोई इशू, कोई चीज फर्दर क्लेरिफिकेशन की जरूरत या कुछ और डिस्कस करना हो, किसी चीज की डिटेल्स को मजीद डिस्कस करना हो? ठीक है, तो अभी तक हमने जो है क्रिएट यूजर देख लिया, डिलीट यूजर देख लिया और गेट सिंगल यूजर देख लिया। अब हम देखते हैं गेट ऑल यूजर्स जो सबसे सिंपलेस्ट होता है कि मैच ऑल और रिटर्न ऑल। यूजर के फोल्डर के अंदर आ गए और गेट ऑल यूजर्स की फाइल में जाते हैं, सॉरी ऑल यूजर्स की फाइल में आ गए हम। ठीक है, मैच एन यूजर और रिटर्न एन के जो है ना बेसिकली यूजर की नोड्स में से हर नोड रिटर्न कर दो। ये क्वेरी बनाई हमने, एक्सियोस के पोस्ट को पास की, यूआरएल कनेक्शन यूआरएल बना के नेपच्यून का पास कर दिया, वहां से जो डेटा आया उसको हमने वैसे ही कॉपी बनाने के लिए स्ट्रिंगिफाई और पार्स किया, तो उस डेटा की कॉपी क्रिएट हो गई। मॉडिफाइड डेटा की एरे बनाई हमने, और जैसे वहां पर किया था वहां पे सिंगल ऑब्जेक्ट था तो हमने आसानी से उसको जो है डी स्ट्रक्चर कर लिया था। यहाँ पर जो है चूंकि ये एक एरे आई होगी, सारे यूजर्स आए हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया कि उसको आइट्रेट किया डेटा की एंट्रीज को, और एवरी एंट्री को जो है हमने जो है बेसिकली मॉडिफाई किया, और मॉडिफाइड डेटा की जो हमने एरे बनाई थी उसके अंदर पुश करते चले गए। तो एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप हमारे पास इस एरे के अंदर उतने ही यूजर्स मौजूद होंगे जितने रिटर्न हुए थे, लेकिन वो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के साथ होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग का मैप का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा डॉट एंट्रीज है ये एक आइटरेटेबल स्ट्रक्चर है, तो डेटा डॉट एंट्रीज के ऊपर डॉट मैप कॉल करूँ मैं, और जो है ना मैप के अंदर जो है मैं बेसिकली जो भी मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करनी है वो करके मैं जो ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करूंगा वो मॉडिफाइड डेटा के अंदर डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। तो एक सिंगल स्टेप के अंदर एक बहुत छोटे सिंटेक्स के साथ ये काम आप ECMAScript 6 के सिंटेक्स के साथ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है? सारे छोड़ के चले गए क्या? जज़ाकल्लाह तैयब, थैंक यू यार, वरना मैं सोच रहा था कि सारे चले गए, मैंने इतनी लंबी लंबी लोरियां दी हैं कि सब सो गए। या तो आई थिंक यहाँ तक का सेशन ही जो है, यहाँ तक का कंटेंट ही कल सर ने डिस्कस किया था। कुछ अगर मिस हुआ है मुझसे तो बता दें, वरना मैं एक्चुअली इंशाल्लाह रात में सर की वीडियो देख लूंगा, और अगर कोई चीज़ ऐसी
जो काबिल ज़िक्र थी उन्होंने डिस्कस की थी, हमसे मिस हुई है, तो वो इंशाल्लाह ताला हम अगले सेशन के 5 से 10 मिनट में कर लेंगे। और हमें ग्रेमलिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर और सिंटेक्स नहीं, लेकिन ग्रेमलिन तो आज के टॉपिक में थी नहीं ना, सॉरी, वो हमने फालतू में छेड़ दी थी, ऐसे ही है ना? कल सर जी ने ग्रेमलिन डिस्कस नहीं की थी, मैं सही हूं ना इस बात में? एग्जैक्टली तो ठीक है, ग्रेमलिन इसका मतलब आपकी असाइनमेंट कैंसिल हो गई। ग्रेमलिन हम उसके टाइम पर देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि जो है आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा जो कुछ भी आज हमने डिस्कस किया है, लेकिन स्टिल प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं कोड को, तो हमें कोड में डिस्कशन के टाइम पर सब कुछ समझ में आ रहा होता है कि जो है यार ये तो वाकई बहुत सिंपल सी चीज़ है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम कोड करने बैठते हैं तब हमें एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स का और रियल चैलेंजेस का अंदाज़ा होता है। तो प्लीज़ कूद जाएं इस तालाब में और जो है ना स्विमिंग करें। स्विमिंग का मज़ा तालाब के अंदर ही आता है, किनारे पे खड़े होकर नज़ारे करने से यकीन मानो वो खुशी और वो आपको जो फील है ना, वो एहसास नहीं आ सकता जो प्रोग्रामिंग में हाथ गंदे करने से आएगा। तो प्लीज अपने हाथ इस सोर्स कोडिंग की दुनिया में गंदे कीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सर कासिम, आपने कुछ ऐड करना है इसमें आज? नहीं सर, बिल्कुल। अच्छा, मैं ना कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन वो आपके हाथ में कंट्रोल था, तो मैं अपने आप को म्यूट ही नहीं कर पा रहा था। तो हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि मैं क्लिक कहीं कर रहा था, जादू से ना कुछ और ही हो रहा था। तो मैं खुद परेशान हो गया। मैंने चले फिर सर कंटिन्यू कर दिया था आपने, तो मैंने फिर इसलिए इंटरप्ट नहीं किया। तो आप मुझे व्हाट्सएप, अच्छा फोन मेरे पास नहीं है, मे भी शायद आपने व्हाट्सएप किया होगा मुझे। नहीं नहीं सर, व्हाट्सअप भी नहीं किया। मैं सोचा था कॉल करूँ, लेकिन ना फिर आप डिस्टर्ब होंगे, तो मैंने चले कंटिन्यू करना है। चलें, जज़ाकल्लाह सर। तो इंशाल्लाह बच्चों मुलाकात होती है फिर अगले हफ्ते में। अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।